हीट क्रिएट हुई भी होती है, स्टीयरिंग गर्म हुआ होता है, सीटें गर्म हुई भी होती हैं। वो सिचुएशन बाइक पे उस तरह से नहीं होती, हालांकि मुसलसल एक्सपोज है। क्यों? क्योंकि शीशे से रेज अंदर गई और अंदर वाली जगह को हीटअप कर दिया, तो कई दफा आपके अंदर रखी हुई खाने की चीजें या कुछ और चीजें या बोतलें वगैरह वो फट जाती हैं, या उसमें कुछ और मसला होता है, कोई गुब्बारे वगैरह हो तो उनको नुकसान पहुंच जाता है। यानी कि बहुत सारी जगह वो गाड़ी का शीशा उनको अंदर तो ले आता है, लेकिन उसके बाद वो इतने आराम से बाहर नहीं निकलती, तो अंदर ही गर्मी फैलाना शुरू कर देती हैं। तो कई दफा फिर आपको शीशे खोलने पड़ते हैं कुछ अरसे के लिए गाड़ी के अंदर से वो गर्मी निकालने के लिए, और शीशे खोल के बाहर से आप हवा ले रहे होते हैं जो ऑलरेडी गर्म जगह है, लेकिन जो कि आपके अपने अंदर उसने एक अंदर ही सारी चीजों को रोक लिया होता है, तो चीजें गर्म हो जाती हैं। तो ये बड़ा मजेदार टेक्नोलॉजी थी, जिससे क्या होता था कि वो जगह जहां ज्यादा धूप नहीं होती या ज्यादा देर तक नहीं रुकती, वहां जब उन्होंने अपने पौधों को, अपने सब्जियों को, अपनी फसलों को जब वो करना था, ये तो बड़ा छोटा सा सेटअप है, बड़े बड़े लंबे चौड़े से सेटअप होते हैं और उसके इर्द गिर्द बड़ा सा ग्रीन हाउस टाइप करके बना हुआ होता है। तो ग्रीन हाउस तो एक बड़ी मजेदार चीज थी, जिसने एक तरीका निकाला था कि जिससे हम सूरज को कैप्चर कर लेते हैं, सूरज की रेस को कैप्चर कर लेते हैं और उसकी एग्जिट को थोड़ा सा रोक देते हैं, उससे हमें ज्यादा अरसे तक गर्मी मिल जाती है। अब गर्मी अच्छी चीज तो है, लेकिन थोड़ी बुरी चीज भी है। तो नॉर्मली हमें सन से क्या चीज अच्छी लगती है और सन की क्या चीज अच्छी नहीं लगती? हमें सन से रोशनी मिलती है, यस वी लाइक इट। हमें प्लांट्स के लिए रोशनी मिलती है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे सोलर चल पड़ते हैं, बिजली जनरेट करना शुरू कर देते हैं, हमें बहुत पसंद है। हमें सर्दियों में धूप सेकना भी अच्छा लगता है, लेकिन सूरज इतना अच्छा नहीं है जितना लेफ्ट पे नजर आ रहा है। सन डैमेज भी हो जाता है, लोग सनबर्न की तरफ भी चले जाते हैं, कई दफा हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, कई दफा टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करना शुरू कर देता है। तो कंसिस्टेंट गर्मी भी नहीं पसंद और गर्मी ना हो तो भी नहीं पसंद। परफेक्ट बैलेंस है ना दुनिया का। लेकिन अगर ये बैलेंस खराब होना शुरू हो जाए, भाई अल्लाह ने एक निजाम बनाया है कि चीजें इस तरह से आए, थोड़ी सी गर्मी पड़े, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए, हमने अपनी गलत हरकतों की वजह से उस निजाम को खराब करना शुरू कर दिया, और वो धूप जिसने पड़ के और वो रेस जो टकरा के वापस चले जाना था वो वापस जाने लगी, हमने रोक दिया उन्हें। जब रोक दिया तो उससे चीजें आउट होना शुरू हो गई। तो ऐसे में सूरज के फायदे भी हैं, लेकिन एक खास लेवल से ज्यादा हीट जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह भी है। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है। Greenhouse effect, rise in temperature that the earth experiences because certain gases in atmosphere trap energy from the sun से एनर्जी आई, और ग्रीन हाउस गैसेज ने तकरीबन उसी तरह का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया और उन रेस को अंदर महफूज कर दिया। वो बेचारी बाहर नहीं जा पा रही। जब बाहर नहीं जा पा रही तो वो सारी गर्मी जो वापस चली जानी थी वो यहीं रुक गई, जिससे हमें नॉर्मल से ज्यादा गर्मी महसूस होना शुरू हो गई। ये ऐसे ही है जैसे डिफरेंट शीशों के थ्रू अगर आप गर्मी को या आप सूरज की रेस को आप लेफ्ट राइट को करें, तो ठंडी जगह पे भी आप उन रेस को रिफ्लेक्ट करके वहां पे भी गर्मी पहुंचा देते हैं। तो इस वक्त ये जो गैसेज हैं ये तकरीबन उस शीशे का काम कर रही हैं जिसमें से चीजें अंदर आ चुकी हैं और अब वापस नहीं जा पा रही। Some gases are known as greenhouse gas because they function like the glass in greenhouse। तो कुछ गैसेज ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और वो तकरीबन वैसे ही काम करती हैं जिस तरह से एक ग्लास काम करता है ग्रीन हाउस में। तो अगर इतनी ज्यादा गैसेज इस तरह की हैं, वो गैसेस खुद गर्मी क्रिएट नहीं कर रही लेकिन आई भी गर्मी को रोक रही हैं, तो अगर जरूरत से ज्यादा गर्मी होगी और पूरी दुनिया के साथ मसला होगा, तो वहां पे हम वो जुमला पढ़ेंगे, वो लफ्ज पढ़ेंगे जो हम अरसे से सुनते आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इस वक्त क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या हर बंदा कोई ना कोई एक नुकसान बता सकता है? जी, ग्लेशियर हम पिघल रहे हैं, तो पानी का लेवल राइज हो रहा है, और जो सिटी जो सहरा सी लाइन जो बॉर्डर लाइन है वो राइज हो जाती है, फिर जो जमीन वो गायब हो जाती है, नीचे जाती है। इनका ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मजीद पानी ऐड हो रहा है, एक खास एक स्फीयर था अर्थ का, और उसमें जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह लेने के लिए खुशकी के एरियाज की तरफ आएगा। तो ऐसे में हमारे साहिली इलाके खतरनाक हो गए हैं, तूफानों की मद में भी आ सकते हैं, और दूसरा आहिस्ता आहिस्ता वहां पे पानी का लेवल बढ़ रहा है। बीमारियां मसलन एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन अभी रिसेंट एक स्टैट है कि कोई बंदा किसी बीमारी से मरा था, तो रिकॉर्ड किया गया था दुनिया के रिकॉर्ड में कि ये पहला बंदा है जो किसी खास बीमारी से मरा, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मरा। वाह जी वाह। इन्होंने कहा इस वक्त तो टेंशन इस तरह की भी हो गई है कि एक बंदे के मरने के बाद पता लगा कि वो किसी बीमारी से नहीं मरा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मर गया। इसका मतलब है ये एक खास लेवल से एक निजाम है ना, नॉर्मल निजाम है। जब हीट भी जरूरत से ज्यादा होगी, जब ठंड भी जरूरत से ज्यादा होगी, तो परेशान तो करेगी। जी, सीजनल एबनॉर्मलिटीज आ गई हैं। हमने अभी सर्दी नवंबर दिसंबर तक देखी ही नहीं प्रॉपर, और जनवरी के शुरू में आई है तो चीखें निकल गई, और फिर अचानक से गायब हो गई है। अब शायद अचानक से आ जाए, अब पता नहीं बर्फबारी हो जाए, लाहौर में बर्फबारी हो जाए, मतलब अजीबोगरीब से मामला चल रहे हैं। जी, तो ये प्लांट्स के ऊपर इम्पैक्ट है। जाहिर है उनको हीट चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा हीट भी नहीं चाहिए, वो भी तो गल जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम वगैरह बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई, वही वाली बात है जिस्म से रिलेटेड। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि फलाना जंगल में आग लग गई, और खुश्क आग, वो आग लगाने से नहीं लगी, वो अजीबोगरीब माहौलियाती आपस के रिलेशन की वजह से लगी, और पता लगा इतना बड़ा जोन है और जना वहां आग लगी हुई है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन काफी इफेक्ट होगी, जिसको एक खास डिसेंट अमाउंट की हीट चाहिए थी, ज्यादा हीट मिलेगी तो वो भी गल जाएगा। हमारा एटमॉस्फेयर काफी इफेक्ट हुआ, बारिशों के मौसम में बारिश नहीं हो रही, और जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो रही है। पिछले साल क्या हुआ, स्मॉग खत्म ही नहीं हो रहा था, जा ही नहीं रहा था, बारिश हो ही नहीं रही थी। फिर इनको मसनूई बारिश करनी पड़ी, मसनूई बारिश करने से मौसम कंफ्यूज हो गया, 1-1.5 महीने तक मौसम को समझ ही नहीं आई कि उसने करना क्या। तो ये भी अजीबोगरीब से मसला मसाइल। तो दुबई में अचानक से एक एबनॉर्मल सा तूफान आ जाता है आउट ऑफ नोवेयर, इतनी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च टेक्नोलॉजी के बाद उन्हें पता ही नहीं लगता कि एकदम से एक अजीब सा तूफान आने वाला है। जी, एक्सट्रीम वेदर, शदीद तरीन वेदर जो होना शुरू हो गया दुनिया में, जानवरों को अफेक्ट कर रहा है ये सारा कुछ।
अर्बन एरियाज में ट्रैफिक में बहुत ज्यादा अर्बन एरियाज, ट्रैफिक और इस तरह की चीजें, और फिर अगेन आपके लिए चीजें लिवेबल भी मुश्किल हो गई हैं और हब्स भी ज्यादा बढ़ गए, और बहुत सारे इवन साहिली इलाके के जो शहर होते थे वो कंफर्टेबल वेदर वाले होते थे, अब वहां पे सांस लेना दुश्वार हो गया और शदीद तरीन हीट वेव्स आ रही हैं। कराची जो एक बड़ा मुनासिब सा टेम्परेचर हुआ करता था, पूरे साल एक जैसा टेम्परेचर होता था, वहां पे अब गर्मियों में लोग तकरीबन मरने वाले हो रहे होते हैं। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ गई है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जाहिर है बढ़ जाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या कुछ हो रहा है? जी जी, कुछ तो हो रहा होगा, कुछ लोगों ने तो तस्वीर देख के भी बताया है। हाँ जी, ग्लोबल वार्मिंग, सर्दियों की छुट्टियां बढ़ जाती हैं, गर्मियों की छुट्टियां बढ़ जाती हैं, बच्चे घर में रुके रहते हैं, आतंक मचाते रहते हैं, बंदे ने सीए फाइनल की तैयारी करनी होती है, वो तैयारी नहीं कर पाता, आप भी तो अफेक्ट हो रहे हैं। भाई सोच रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से और क्या बताऊं, चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं क्योंकि मैक्सिमम बातें हो गई, तस्वीर वाली कवर हो गई ना सारी। जी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो बिजनेसेस की प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन है वो उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। प्रोडक्शन साइकिल्स डिस्टर्ब हो रही हैं, प्रोडक्शन अक्सर प्रोडक्ट्स के लिए आपके एक बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, खास सीजन होना चाहिए, तो आपकी जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है तो ओवरऑल पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो रही है। तो बिजनेस इम्पैक्ट हो रहे हैं, सर्दियों की सीजन पहले लंबा होता था, सर्दियों का सीजन, गर्मियों का सीजन ये अपने टाइम पे आते थे, टाइम पे जाते थे, तो उससे क्या होता था, जो सीजनल प्रोडक्ट्स थी, जो सीजनल बिजनेसेस थे, उनके लिए बड़ा मजेदार सा काम था। अब अजीबोगरीब सा मामला हो गया, इधर जनाब एक ग्रुप ट्रिप प्लान कर रहा होता है कि जी आपको जाए, आपको नॉर्दर्न एरियाज की वो सैर करवाएं, वहां जनाब अचानक से लैंडस्लाइडिंग शुरू हो जाती है, अचानक से जनाब ग्लेशियर पिघल के जो है ना वो पानी वो कर रहे होते हैं, तो पता लगता है कि आप मरी के अंदर टेम्परेचर बेहतर होता है और लाहौर में ठंड हो रही होती है। पिछले दिनों ये माहौल तक आया कि मरी में गर्मी थी और लाहौर में सर्दी थी, विजिट करके आए हैं उधर, गर्मी लग रही है। ऐसे ही है। तो वो कई दफा मुझे इस्लामाबाद जाना था एक एयरपोर्ट, और रात तकरीबन 3 बजे की फ्लाइट थी, अब मेरी हालत खराब हो रही थी कि लाहौर तो फिर कंफर्टेबल होता है, इस्लामाबाद में बड़ी ठंड होती है, उधर हम बाहर ओपन सुकून से फिर रहे थे, इधर घर कमरे में पहुंच के कमरे के अंदर ठंड लग रही थी लाहौर में। तो वो मतलब अजीबोगरीब से ही मामला होना शुरू हो जाते हैं, और जितना डीप डाउन जाए इसके पीछे साइंटिफिक बहुत सारे और मसले भी नजर आएंगे, इन गैसेस के मसलों मसाइल। बारिशें ज्यादा आएंगी, ज्यादा बारिशें होंगी, इंपैक्ट करेंगी। अगेन आपको पता है एग्रीकल्चर में भी खास टाइम की बारिश तो अच्छी होती है, लेकिन खास टाइम की बारिश बहुत अच्छी नहीं भी होती। हाँ जी, वेस्टर्न कंट्रीज में जो लावाज वगैरह निकल रही हैं, और हम तो फिर भी बहुत अच्छे खेते में, हमारा उतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती, कहीं अचानक से आतिशबाजी फटना शुरू हो जाते हैं, तो फिर कहीं अजीब अजीब से तूफान आना शुरू हो जाते हैं, सुनामी आ जाता है, रीटा आ जाता है, और कौन कौन से थे खवातीन के नाम पे तूफान रखे होते हैं सारे। तो वो जोन हम तबाह करते हैं, तूफान बेचारों को सहने पड़ते हैं जो दूसरी तरफ वाले हैं। तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अ गुड थिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी कॉज बन गई है ये ग्रीन हाउस गैसेस। तो मेरा सवाल है, फर्स्ट करें कार्बन डाइऑक्साइड अगर ग्रीन हाउस गैस है तो ये तो हर वक्त है माशरे में, मसला क्या है? अपने जो नॉर्मल तनासुब है उससे ज्यादा होगी तो काम खराब होगा। अल्लाह ने एक जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है, इकोसिस्टम है, जो पहले दिन से बात करेंगे, एक बड़ा जबरदस्त सिस्टमेटिक इकोसिस्टम है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्रिएट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कैसे क्रिएट हो जाएगी? देखें दरख्त क्या करते हैं, खा जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दे देते हैं। जब आप दरख्त खत्म करते हैं तो वो जो खा रहे थे जिस रेशो से, उन्होंने खत्म कर दी, तो वो उनको खा के ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, रात में साइकिल रिवर्स हो जाता था, लेकिन वो टेन्योर कम होता था, और दिन में तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेशो को बरकरार रखते थे। अब अगर हमने दरख्त खत्म कर दिए तो वो जो माइनस होनी थी माइनस नहीं हो रही, और कुछ हमने गाड़ियों के धुएं से, कुछ और तरह के फैक्ट्रियों के धुएं से हमने जगह जगह और ऐड करनी शुरू कर दी। कई दफा मामला सिर्फ कार्बन का होता है, हवा में ऑक्सीजन होती है, वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ गले लगाता है उसे, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो आधे ये मसले भी, हमारी प्यारी सी ऑक्सीजन गैस खत्म हो रही है, हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स ने ऑक्सीजन को भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना होता है। ऑक्सीजन एक बड़ी नेसेसरी गैस है जी। अब कार्बन फुटप्रिंट्स कौन से किस तरह के हो सकते हैं? सम टाइम आपकी माइनिंग एक्टिविटी से जनरेट होने वाली मुख्तलिफ चीजें, जिसको हम दूर से देख के हमें लगता है वो धूल है, वो धूल नहीं होती, वो बहुत छोटे 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 से पार्टिकल्स होते हैं। ये ऐसे कि जैसे हमें धूप में हमें लगता है कोई गर्मी वगैरह है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे कमरे में हो जहाँ थोड़ा सा शेड से छिन के आ रही है तो आपको वो डॉट्स वाले पार्टिकल्स नजर आते हैं। तो हम हर वक्त इस तरह के पार्टिकल्स के साथ जी रहे हैं, और हवा में हैं, इस तरह से वाटर वेपर्स भी हैं। जमीन से जब बुखार उठते हैं तो ये ऊपर जाता है। हैरत होगी आपको जान के कि ये वाटर वेपर्स भी ग्रीन हाउस गैसेस का हिस्सा बन जाता है, ये जो जमीन से उड़ रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे मुख्तलिफ एक्टिविटीज से जो जनरेट होने वाली चीजें हैं, और खासतौर पे कार्बन का जब हम इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और ज्यादा ओपन एनवायरनमेंट में करते हैं, तो उससे वो हवा की ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करके उसके साथ अजीब से रिएक्शन करता है। केमिस्ट्री पहले कौन सी इतनी सीधी सी चीज है, तो सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े होकर दोबारा से केमिस्ट्री वाली बातें करना शुरू हो जाएंगे। अभी तो बहुत गहराई में नहीं होता, बड़ा ज्यादा चीजें थी, फिर मुझे हुआ कि नहीं टू मच हो जाएगा, ये बहुत ही केमिकल वाली क्लास बन जाएगी, इथेन मीथेन और फलाना के ऊपर डिस्कशन करना। वो याद है वो एक जीरो ग्रुप होता था, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, है वो नोबल गैसेस थी। और कौन कौन से? वो उसमें वो पीरियोडिक साइकिल में पूरा जो है ना वो होता था कि ये पहली टाइम पीरियड की गैसेस हैं, फिर दूसरे टाइम पीरियड की, फिर वो ऐसे एक्स एक्सेस पे भी कुछ होता था, वाई एक्सेस पे भी कुछ होता था। ठीक है, वो उन्होंने वो पूरे वो हाल ही ने की, रब से फरियाद भी मच का सरबरा है वो जो है ना। ठीक है, चलें, बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जाते, लेकिन थोड़ी सी बात तो कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस टिपिकली 4-5 जो ज्यादा कोट की जाती हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या जिस तरह से वो सीएफसी वाली बात भी करते हैं, वाटर वेपर्स। इवन हमारा H2O भी जो है ना को बहुत अच्छा नहीं है, अगर ये हवा में पानी की फॉर्म में ना और ये हवा में उड़ रहा हो तो ये भी उस सारे उसको माहौल को खराब करता है। जैसे कई दफा क्या होता है, हब्स हो जाता है, उस हब्स में बेसिकली वो पानी होता है जो हवा में होता है, तो ये भी कोई बहुत उड़ता हुआ पानी भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। और अगेन उसकी वजह भी क्या है? ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा पानी उड़ता है, और गर्मी बढ़ती है, और गर्मी बढ़ती है, और पानी उड़ता है, और पानी उड़ता है, और गर्मी। इसको बिलावल साहब ने एक जुमले में क्या खूब कहा था, ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती है, नहीं ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। इसमें बहुत सारे इनके रीजंस हैं,
हल्का सा एक छोटा सा एक स्टैट्स की डिस्कशन, लार्जेस्ट सोर्स ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। हमारे बिजनेस के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं। प्रोडक्शन के लिए मशीन चलेगी, बिजली चाहिए, जालिम उधर भी वो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। गाड़ियां चलेंगी, कारोबार के लिए गाड़ियां चलना भी जरूरी है, हवाई जहाज चलने भी जरूरी है, फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड का मसला होगा। आपको हीट चाहिए, सर्दियों के अंदर आपको इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्शन करने के लिए चीजों को गर्म करना और गर्म करने के बाद उनको मोल्ड करना है। वो गर्मी की जिस भी तरीके से आप चलेंगे उसमें कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड आपका मामला खराब करेगी। फिर लैंड यूज की जो चेंज है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, ये कहते हैं कि ग्लोबल 12% से 20% जो जीएसजी एमिशंस है वो जस्ट इस वजह से है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दिया। व्हीकल्स अगर मुख्तलिफ तरह की काउंट करें तो दे क्लेम के 1 बिलियन से ऊपर इस वक्त दुनिया में व्हीकल्स आ चुकी हैं। 5.5-6 अरब लोगों की दुनिया में जो टोटल सवारियां हैं वो 1 अरब तक पहुंच चुकी हैं, और ये नंबर हर दफा आहिस्ता आहिस्ता मजीद ग्रो हो रहा है। और ये गाड़ियां अगर तो ऑयल पे चलेंगी और ये धुआं निकालेंगी तो इससे हर अगले दिन सोचे मार्केट में कितनी ज्यादा चीजें ऐड हो जाएंगी। तो डिफरेंट तरीके के डिफरेंट तरह के मामला जो है वो दुनिया में चल रहे हैं। नीचे हल्का फुल्का सोर्स भी लिखे हैं, पहले मैं सोचा था सारी चीजें सोर्स के साथ पूरा टेबल बना के, लेकिन लेक्चर काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता। तो लेक्चर को दोबारा से इंटरेस्टिंग बनने के लिए फिर से एक डायग्राम, ये सूरज भाई हमारे, ये इनकी रेज आ रही है, कुछ रास्ते में निकल जाती हैं, कुछ टकरा के वापस निकलती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो टकरा के वापस निकलने लगी हैं ग्रीन हाउस गैसेज उन्होंने पकड़ लिया। मशहूर ग्रीन हाउस गैसेज CFC जब भाई ने जिक्र किया, नाइट्रस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मली सोर्स इंडस्ट्री की तबाहकारियां, नेचुरल गैस को आप जब जला रहे हैं, ऑयल, कोल, ज्यादातर जो एनर्जी। प्रॉब्लम ये है कि हमें इस वक्त इंडस्ट्री के लिए जो चाहिए वो सबका सब कार्बन डाइऑक्साइड वो कर रहा है। देन मीथेन जो कि जानवरों में भी होता है, फर्टिलाइजर में भी होता है, वेस्ट और वेस्ट वाटर के अंदर भी उनके जखीरों से भी हल्का हल्का सा होता है। पीछे पूरी साइंटिफिक कहानी है, कभी मूड बने तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ है, क्या क्या इंपैक्ट है और वो किन किन चीजों से बन रहे होते हैं। फिर अगेन एग्रीकल्चर के अंदर भी और गैसोलीन प्रोडक्ट के अंदर से भी जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। और फिर CFC जैसे भी भाई ने बात की थी कि जी वो कई दफा परफ्यूम्स वगैरह का होता है मामला कुछ और। ये जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये जो हमारी अंग्रेजों के यहाँ होम का हीटिंग का सिस्टम होता है, ये जिन चीजों पे जिन गैसेस के थ्रू आप एनवायरमेंट को, क्लाइमेट को चेंज कर रहे होते हैं, अगर ये गैस लीक होकर एनवायरमेंट में आती है तो ये बड़ी जहरीली और बड़ी खतरनाक है और ये उन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर शामिल हो जाती है। ऑल्दो चूंकि तादाद में इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन स्टिल एक फैक्टर होता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा जो दुनिया को तकलीफ दी हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड ने दी हुई है। और हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो बिजनेस एक्टिविटी है वो सब की सब मेनली जिस पे हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्या सस्टेनेबिलिटी से हम दुनिया को बचा सकते हैं? हम अगर सबसे ज्यादा वाली इस पे कंट्रोल कर लें, उधर से फॉरेस्टेशन और चीजों को थोड़ा सा बेहतर कर लें, इन चीजों को मेजर करना शुरू कर दें, अपने आप को एहतियात करना शुरू कर दें और ये देखें कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी से किस किस लेवल की कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रही है। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोप 1, स्कोप 2 एंड स्कोप 3 इमिशंस। अब दुनिया के लिए जानना बड़ा जरूरी है कि एक बिजनेस एक्टिविटी किस किस लेवल की इमिशन कर रही है और उसको क्या वो स्कोप 1 कहलाती है, 2 कहलाती है, 3 कहलाती है। तो जब इनकी समझ होगी तो फिर जब हमने कल को स्टैंडर्ड्स में डिस्क्लोजर्स देने होंगे तो हम बता सकेंगे कि इतना डायरेक्टली हमारी वजह से, इतना हमारी वजह से लेकिन इनडायरेक्टली, और इतना इनडायरेक्टली किसी और की वजह से, लेकिन खाते हमारे पड़ा। अगर हम लोगों ने यहाँ फिजिकल क्लास ना की होती तो आप लोग अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे होते, तो आप लोग बाइक्स पे यहाँ तक ना आते, गाड़ी भी यहाँ तक ना आते। आपकी बाइक का जो इस वक्त धुआं निकला वो इस क्लास की हैपनिंग की वजह से निकला। अब दुनिया इस हद तक टेंशन ले रही है कि आप ये भी मेजर करो कि इतना इनडायरेक्ट जो वो है वो भी आपके खाते क्यों पड़ा। तो कंपनियों को इतनी दूर दूर तक की बातें नोट करके रिकॉर्ड करके बतानी होगी तो कहानी काफी मुश्किल हो जाएगी। आगे चलें। पता नहीं जो है ना हम एक ऐसे कट ऑफ पॉइंट पे पहुंच गए जैसे आगे स्कोप 1, 2, 3 पे बात होगी तो दिल करेगा इसके एग्जांपल भी देखें। तो क्या ब्रेक को गोल कर दें आज? थोड़ी सी ब्रेक कर। तो फिर काम करते हैं, स्कोप 1, 2, 3 का जनरल सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर एक ब्रेक लगा लेते हैं ताकि फिर उसके बाद जो है ना फिर दोबारा इकट्ठे हो और फिर हम डिटेल से स्कोप 1, 2 और 3 को समझें। फिर मैं आपको कुछ इंडस्ट्रीज दूं और आप सब लोगों से पूछूं हाँ जी बताओ, फिर हम उसको स्क्रीन पे भी देखें। आई होप कि आप ब्रेक में जल्दी जल्दी रट्टे मारना नहीं शुरू कर देंगे जो आपके पास हैंडआउट है। मैं सोचा था हैंडआउट आपको सबसे एंड पे दूंगा, लेकिन फिर ये हुआ कि कम से कम आप 7 चीजों को देख सकें। तो स्कोप 1, 2, 3 बात शुरू करें। प्योर डायरेक्ट एमिशन, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की या इन ग्रीन हाउस गैसेस की सबसे डायरेक्टली जो आप माशरे को खराब कर रहे हैं, दैट इज स्कोप 1। आपकी अपनी साइड पे जो फ्यूल कंजप्शन है, जो कंपनी के व्हीकल्स हैं, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी स्कोप 1 इज एग्जैक्टली वो एमिशन जो 100% डायरेक्टली आपकी हरकतों की वजह से हुआ, आपकी प्रोडक्शन की वजह से हुआ, आपका गाड़ियों के इस्तेमाल करने की वजह से हुआ, आपकी जनरेटर चलाने की वजह से हुआ, जो एग्जैक्टली आपने साड़ी है ये गैस, आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया को दिया, आपने जो तेल जलाया है, आप असल डायरेक्ट किलर हैं। इसमें आपने कत्ल किया, इसमें आपने गुंडे भेजे थे, आपने बिजली परचेस की थी, बिजली से आपने क्लास में एयर कंडीशन चलाया था, लेकिन वो बिजली जिनसे खरीदी थी वो जालिम बिजली बनाने के लिए तेल जलाते थे। अगर मैंने उनसे बिजली कम खरीदी होती तो उन्होंने कम तेल जलाया होता। तो उनकी बिजली बनाने के प्रोसेस के ऊपर लोड मैंने डाला। मैंने बिजली उनसे ली होती जो सोलर से बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मैंने जिनसे बिजली ली है वो जिस तरह से बना रहे हैं वो फिर हमारी स्कोप 2। तो आपकी जो परचेज इलेक्ट्रिसिटी या परचेज एनर्जी है, जितनी भी फॉर्म में आप एनर्जी को परचेज कर रहे हैं, तो एक तरीका ये है कि आप खुद एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं या खुद ही एनर्जी को बर्न कर रहे हैं। एक तरीका ये है कि आपको लग रहा है कि मैं जो चीज परचेज कर रहा हूं वो साफ सुथरी है, लेकिन उन्होंने जो आपको चीज दी है वो किसी गलत प्रोसेस से गुजार के दी है। तो आपने बिजली खरीदी जिनसे, उन्होंने बिजली बनाने के लिए ऑयल जलाया था, इसका मतलब है ऑयल का उतना पोर्शन जलाना कहीं ना कहीं आपके खाते है। स्कोप 2, स्कोप 1 में मैंने गैस जला दी,
मैंने अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा, पेट्रोल अच्छा भला सुकून से पड़ा हुआ था, मैंने गाड़ी में भर के और चलाना शुरू कर दिया गाड़ी को, तो उतना जो एनवायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड गया वो डायरेक्टली मेरी वजह से गया, मेरी फैक्ट्री के ऊपर से जो धुआं निकला। समझ रहे हैं स्कोप 1। और स्कोप 2 में क्या है, आप कुछ एनर्जी ले रहे हैं किसी से और वो एनर्जी भी किसी वजह से जो क्रिएट हो रही है वो उन गलत प्रैक्टिस से हो रही है। तो ये डबल इफेक्ट नहीं आ जाएगा, आप भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अगला बंदा भी रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं, असल में हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट करें, हम एक इंग्लिश मुल्क में बैठे हो, बहुत ठंड हो, और मैं यहाँ कुछ लकड़ियां लाके उन पर तेल लगा के आग लगाऊं, इसका मैप्को से लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। ये मैंने ही एक लकड़ी पे ऑयल डाला और मैंने आग लगा दी, मैं हूं असल कसूरवार, मैंने डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में क्रिएट कर दी। एक तरीका ये है कि मैं कहूं नहीं, हम अपने एसी को इन्वर्टर मोड पे चला लेंगे। अब जब मैं इसको इन्वर्टर मोड पे चलाऊंगा तो मेरा बिल आएगा 15 लाख, वो 15 लाख रुपए मैं दूंगा वापडा को। वापडा वालों ने जो मुझे बिजली दी होगी वो उन्होंने ली होगी कैप्को से, कोटद्दू वालों से। कोटद्दू वाले क्या कर रहे थे, तेल जला जला के बिजली बना रहे थे। तो मैंने जितने KWH किलोवाट आवर एक्स्ट्रा कंज्यूम किया, मैंने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाया, लेकिन मेरी वजह से उतना बन गया। तो ये डबल रिकॉर्डिंग नहीं है, स्कोप 1 2 में डबल रिकॉर्डिंग नहीं है, स्कोप 3 में डबल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो स्कोप 1 है डायरेक्टली मैंने कितना सीधा सीधा क्रिएट किया। भाई देखे ना, अपनी गाड़ी में जब मैंने ऑयल जलाया तो इसका तो नहीं किसी इलेक्ट्रिक कंपनी से ताल्लुक, तो जो मैं खुद कर रहा हूँ वो स्कोप 1 है। जो मैं जिनसे एनर्जी ले रहा हूँ वो एनर्जी कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, और अगर वो गलत प्रैक्टिसेस हैं तो जितना उसमें मेरा रेशियो है मुझे उसको कम फॉर करना है। स्कोप 2 थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो गया। तीसरे में बहुत ही आगे चले गए, जो मैंने बात की, आप लोग जो ट्रैवल करके आए यहाँ तक, तो आप लोगों की बाइक से निकलने वाला धुआं इसलिए निकला कि मैंने आपको क्लास के लिए बुला लिया था। मैं आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास दे देता तो आपको ये ना करना पड़ता। तो जो आपके एम्प्लॉइज के ट्रैवल है, जो आपके मुख्तलिफ तरह की लोकेशंस की एक्टिविटीज हैं, फिर आपकी गाड़ियां जाके कहीं से सामान उठा के लेके आ रही हैं, फिर आपकी गाड़ी नहीं है, आपने किसी और कंपनी को, ट्रक कंपनी को पैसे दिए कि तुमने माल लाके मेरे पास डिलीवर करना है, तो वो ट्रक कंपनी वो ट्रक चला ही इसलिए कि वो आपका माल उठाने जा रहा था एक फैक्ट्री से। इसमें पूरी सप्लाई चेन आ जाती है। अगर तो मेरा अपना ट्रक होगा मेरी कंपनी का तो स्कोप 1 में आ जाएगा, और मैंने किसी कंपनी को पैसे दिए कि तुमने मेरे पास माल डिलीवर करना है, उन्होंने जो हरकत की, तो यहाँ पे फिर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कांसेप्ट आ जाता है कि मेरे तक आने तक जो चीजें हैं और मेरे से जो चीजें आगे गई हैं उसमें क्या है। तो अगेन ये जनरली इस डायग्राम को देखेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होना शुरू होगी। हम ओवरऑल हमें समझ आ गई, स्कोप 1 इज जो प्योर डायरेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, स्कोप 2 इज जो हमारी एनर्जी क्रिएट, जो हमने एनर्जी परचेज की है। पाकिस्तान में ना, असल में हमारे देश में सिर्फ बिजली आती है। दुनिया अपने सेंट्रली एयर हीटेड सिस्टम के लिए भी कहीं ना कहीं से एनर्जी पकड़ रही होती है, तो वो जिन्होंने बनाई होती है एनर्जी, वो किस तरह से बनाई होती है, वो फिर स्कोप 2 में आ जाता है। और स्कोप 3 में थोड़ा सा इनडायरेक्ट हमारे सप्लायर्स, हमारे कस्टमर्स और दरमियान में जो हमारी पूरी सप्लाई चेन है उसके अंदर जो कुछ हुआ वो स्कोप 3 है। जी अगेन ये बहुत ही इनडायरेक्ट एमिशन है, यानी वो अपनी नीड को चले, उन्होंने डिलीवर करना था माल, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया को दे दिया, लेकिन वो क्यों चले, मुझसे कमाना था, तो मैं इनडायरेक्टली कसूरवार हो गया लेवल 3 या स्कोप 3 मिशन के लिए। जी 3 से 3-2 वाले से मिक्स हो रहा है। देखें मैं इसीलिए कह रहा था कि ये मतलब ना इसमें स्टेप बाय स्टेप हम एमिशन बाय एमिशन चले। जनरली मैं यही की एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे जैसे अभी हमने लकड़ी में आग लगाई तो हमने कर दी पहली वाली एमिशन, या फर्स्ट करिए फैक्ट्री होती है और हमारी छत से धुआं निकल रहा होता तो भी डायरेक्ट थी। दूसरा तरीका ये है कि मुझे वो गर्मी के लिए मैंने क्या किया, मैंने वापडा से रब्ता किया, मुझे बिजली दो, और मैंने बिजली से कमरे के अंदर एसी चला दिया। तो अब मैंने जो एसी चलाया उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो एसी जिस बिजली से चला वो बिजली जिन्होंने बनाई, ये हो गई आपकी प्योर जो एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, वो जिनसे ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। इधर अब आप एनर्जी की बात नहीं कर रहे, इधर आपकी प्रोडक्ट्स की सेल परचेज की बात हो रही है। कैरेज इनवर्ट आउटवर्ड याद है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स याद है, तो यहाँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कांसेप्ट उसी तरह से है। इसलिए कि आगे पे मैंने एक सफे पे इसकी पूरी डायग्राम बना के इसको मुख्तलिफ अलग अलग छोटी छोटी सी एग्जांपल्स के थ्रू और भी बताया हुआ, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं उतरा, लेकिन यहाँ पे वो एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस की वजह से हो रही है और यहाँ वो एनर्जी है, ये टोटल स्कोप 2 इज डायरेक्टली लिंक विद एनर्जी, कि मैं अपने दायरे के लिए जब एनर्जी ले रहा हूँ, एनर्जी जिस जगह से ले रहा हूँ वहां जो इमिशन हो रही है। तो इन्होंने कहा कि ये भी कह सकते हैं मल्टीपल के लिए हो रहा है, वो भी स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। देखें वो भी मल्टीपल लोगों के लिए हो रहा है और ये भी मल्टीपल लोगों के लिए। अब सवाल ये है कि अगर मैंने कम बिजली बनाई होती या कम बिजली मुझे चाहिए होती, तो अगर वो कम बिजली बनाते तो इसका मतलब है कि बिजली बनाने के उस तरीके पे मैंने उन्हें उकसाया। स्कोप 2 इधर एक कंपनी है जो कि डिलीवरी कर रही है पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने 1000 ऑर्डर डिलीवर किए, नहीं उन्होंने 110 ऑर्डर डिलीवर किए, 110 मेरे थे, तो वो उस 110 एक्स्ट्रा ऑर्डर्स के लिए जो एक्स्ट्रा चले इनडायरेक्टली मेरी वजह से चले, उनकी कंपनी के लिए उनका स्कोप 1 है, उस कोरियर कंपनी के लिए उनका स्कोप 1 है। लेकिन मैं अपना काम करते हुए इनडायरेक्टली अपने आपको कसूरवार मानूं कि मेरी वजह से उनको 110 ऑर्डर एक्स्ट्रा डिलीवर करने पड़े। अगर मेरी ऑनलाइन प्रोडक्ट होती वो बचत हो जाती, दुनिया को उतना कम, वो किसी और वजह से करते, मैं कसूरवार ना होता, मेरे हाथों में खून ना होता। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। अभी तो हमने इसको स्कोप 1 स्कोप 2 3 एग्जांपल्स के साथ देखना है, फिर आपको इंडस्ट्रीज बतानी है, फिर आप लोगों ने भी बताना है, तो मजा आएगा। भाई कुछ कहना चाहते हैं? सर क्या समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि स्कोप 1 में एक पार्टी इन्वॉल्व है? स्कोप 1 में मैं ही डायरेक्टली खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और खुद ही एनर्जी क्रिएट कर रहा हूं, और मेरे उस एनर्जी क्रिएट करने से जो नुकसान हो रहा है वो स्कोप 1 है। स्कोप 2 के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व है, सप्लायर और हम। स्कोप 2 में 2 पार्टीज इन्वॉल्व है और वो सप्लायर ऑफ एनर्जी है, ये जहन में रहे। हमें अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए,
हर काम करने के लिए, हमें कॉलेज चलाने के लिए लाइट्स चाहिए, हमें एसी चाहिए, वो एनर्जी जो हमें चाहिए वो हम किसी से ले रहे हैं। वो एनर्जी बनाने वाला जो मिशन कर रहा है उसमें हम कसूरवार हो गए, तो ये एनर्जी का सप्लायर है। और स्कोप 3 के अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, सप्लायर, हम और जिसे हम सेल करते हैं। अब अगेन इन्होंने कहा इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ये डिपेंड करता है हम कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं। हमारे अलावा जो कुछ भी इर्द गिर्द कुछ भी कर रहा है हमारे लिए कैरेज इन्वर्ट कर रहा है या हमारे लिए कैरेज आउटवर्ट कर रहा है, हमारे लिए मीटिंग अटेंड कर रहा है, हमारे लिए क्लास में आके बैठ रहा है, वो सब के सब यहाँ पे स्कोप 3 में आ जाते हैं। तो इसमें बेसिकली स्कोप 3 में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, स्कोप 2 में एनर्जी के सप्लायर्स हैं और स्कोप 1 में हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी इसके अल्फाज के साथ इन तीनों को मैयर किस तरह से करते हैं, पूरी मैट्रिसेस नहीं है, लेकिन जनरल मोटा मोटा तरीका है कि हम मैयर कैसे करेंगे। तो जब हम स्टैंडर्ड्स पे पहुंचेंगे तो हमें पता होगा कि इनकी मेजरमेंट का क्या सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि फाइनली वो वक्त आ गया जो मुझे चाहिए था कि हम इतना उलझ जाएं कि हमें ब्रेक की जरूरत हो, और जब ब्रेक से वापस आए तो आप हाँ सर अब फ्रेश हैं, अब बताएं। तो फिर मैं ये पूरी तस्वीर दिखाऊं ना, मैं स्कोप 1 से कहानी शुरू करूं, पहले स्कोप 1 को थोड़ी समझ लें, फिर स्कोप 2 पे चले जाएं, फिर स्कोप 3 पे जाएं, फिर दोबारा से इस तरह की डायग्राम आए, और फिर उसके बाद मैं आपको इंडस्ट्रियां दूं और आप कहें सर साइड पे हो जाए। अब सवाल हमने सॉल्व करना है। भाई का सवाल ले लेते हैं ब्रेक में जाने से पहले। इनडायरेक्ट को एनर्जी अदर देन एनर्जी में बिल्कुल डायरेक्ट और दो तरह की इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फॉर एनर्जी यूजेस, इनडायरेक्ट फॉर एनी अदर पर्पस। मोटा मोटा हम इस तरह से कर सकते हैं। डन भाई कुछ कहते हैं? इस तरह अगर हम सोचेंगे तो फिर सोचते रहेंगे कि ऐसा करें ना करें, बिजनेस ही रुक जाएगा। बिजनेस रुक जाएगा। देखिए अगर आपको आपका एक सप्लायर बताए कि आप कह रहे हैं मुझे माल चाहिए, सप्लायर कहता है जी माल तो हमें मंगवाना पड़ेगा हैदराबाद से गाड़ी चलेगी और लाहौर में माल डिलीवर होगा। एक दूसरे सप्लायर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 बड़े शहरों में अपने स्टॉक रूम बनाए हुए, आपको लाहौर में माल चाहिए, शेखुपुरा से आपको माल मिल जाएगा। मुझे बिजनेस तो करना है, मैं हैदराबाद वाले से क्यों करूं? सर लेकिन मेन सप्लाई तो हैदराबाद से है ना, वो चलना तो है वहां से, फिर रोड पे भी लगता ठीक है, अब इन्होंने कहा कि उस हैदराबाद वाले ने वहां से कहीं ना कहीं तो चलना है। अब डिपेंड करता है कि वो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर ही हैदराबाद का था। इस बंदे ने फैसलाबाद में बैठ के मैन्युफैक्चरिंग की, एक यूनिट दे दिया शेखुपुरा में, एक यूनिट दे दिया मुल्तान में, एक यूनिट किसी और जगह दे दिया। तो दुनिया क्या करती थी, पहले जगह जगह दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करती थी, आज वो जगह जगह डिसेंट्रलाइज्ड अपने वेयर हाउसेस बनाते हैं। अमेज़न एक टाइम था कि वो बिल्कुल डायरेक्टली सेलर से बायर के दरमियान वो करते थे, अब उन्होंने जगह जगह डिसेंट्रलाइज्ड ऑफिसेस बनाए हुए हैं। यानी जब दुनिया, जैसे उन्होंने कहा कि यूं सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे, जब दुनिया सोचना शुरू करेगी फिर वो सोचेंगे कि क्या करना है। नालू में लेस्कोस एनर्जी, इस बिल्डिंग में हमने मालिक मकान से कहा जी हमने सोलर लगाना है, उन्होंने कहा नहीं जी ये इस कमर्शियल पट्टी में छत आपकी है ही नहीं, छत पे आप सोलर नहीं लगा सकते, छत पे हम सोलर लगा सकते हैं, हम लगाते हैं, हमसे खरीदो। है। लगा तो वाला से प्रीसेट लगा हुआ है। अब अगेन किन किन अरेंजमेंट्स में लगता है और क्यों फिर कॉलेजेस को शिफ्ट होना पड़ता है, उनके साथ क्या बुरी हो रही होती है। पीछे वाली बिल्डिंग में हमने लगाया, लग गया। आगे वाली बिल्डिंग में कानूनी तौर पे उनके पास ये इख्तियार था कि जी छत के ऊपर हम इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा जी सोलर हम लगाते हैं, आप हमसे खरीद लो, जो वापडा को पैसे देने हमें पैसे दे दो। अब टेक्निकली मैंने तो वापडा को पैसे देने, वापडा तेल जला रही है और एनर्जी बना रही है और ये सोलर से बना रहे हैं, तो मुझे जब एनर्जी चाहिए तो मैं, जब मुझे एक जैसी ही बिजली मिलनी है और मेरी एक जैसी कॉस्ट है, तो क्या मैं इस तरह के इदारे की तरफ शिफ्ट होके थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकता हूं? हम लोगों के औसतन गर्मी में एक महीने में 11,000 यूनिट चलते थे, अब हमें तकरीबन 6,500 यूनिट्स तक ये सप्लाई करके दे देते हैं। वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमसे वही रेट ले रहे हैं जो मार्केट में चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ना होते तो मैं तो करना ही था। मेरे लिए वापडा से खरीदना, इनसे खरीदना दोनों बराबर हो गए। तो अगर कोई ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से चल रहा है तो कम से कम मुझे ये दुख नहीं होगा कि मेरे इस कॉलेज ने साल में 1 लाख यूनिट्स जलाए और उस 1 लाख यूनिट सारे के सारे की वजह से जो मार्केट का में खराबी हुई, मैं उसका वजन तो ना लूं। तो जब सोचना शुरू करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों से ही तो मामला आगे बढ़ेगा। तो वही तो सोचना है और आप लोगों ने लोगों को सोचवाना है और इसी के बीच में अपना बिजनेस निकाल लेंगे। जब लोग कहेंगे यार एंज इदा किदा हो, तो फिर आप कहेंगे इदा एंज हो, तो फिर आप वो वैरायटी उन्हें देंगे जो उन्हें नहीं समझ आएगी। जब आप इथेन मीथेन के साथ नाइट्रस को मिक्स करके उन्हें कहेंगे कि इसकी स्कोप 3 में ये मसला है, वो कहेंगे यार ये इस बंदे को नौकरी दे देते हैं, ये सारी कहानी ऐसी कोई समझ आती है। तो मुश्किल चीज में भी तो अपॉर्चुनिटी है, तो सोचना तो है। किस बारे में? ब्रेक के बारे में। ब्रेक की तरफ चलते हैं ताकि आप मुझे फिर से बर्दाश्त कर सकें। 8:24 हो रहे हैं, 8:35, 11 मिनट की ब्रेक। ओके पक्का, ठीक है। 8:35 पे दोबारा मिलते हैं। तो जैसे ही ब्रेक हुई तो आप सब लोगों को जनाब चाय मिल गई अपने अपने पैसों की, लेकिन ये जो चाय लेने जाएगा बाइक पे जाएगा, उसे साइकिल पे जाना चाहिए। ये जो यूरोपियन मुल्क और बहुत सारे मुल्कों में जब एकदम से ये बहुत ज्यादा शुरू हो गया कि जी वहाँ पे साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया, साइकिल के लिए लेन्स वगैरह बढ़ गई, तो एक जमाना था पाकिस्तान ने साइकिल का कल्चर ज्यादा इंट्रोड्यूस कराया था, पाकिस्तान ने छोड़ दिया और दुनिया साइकिल पे शिफ्ट होना शुरू हो गई। एक जमाने में हमारे एक वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा था कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे वो साइकिल पे आया जाया करेंगे। वो इस वक्त जो है ना वो इंतकामी कार्रवाई का शिकार हुए हुए, दुनिया को इतनी सस्टेनेबिलिटी हजम नहीं हुई। एक बात माननी पड़ेगी वैसे ना, इमरान खान का विजन बड़ा डिफरेंट था, वो किस जमाने में क्या समझा रहा होता था और लोगों को नहीं समझ आई। बस वही प्रॉब्लम वही है कि इंप्लीमेंटेशन भी थोड़ी सी अच्छी होती तो शायद जरा कौम को वो होता। इकोनॉमिक्स ऐसी जालिम चीज है कि ये जिससे हैंडल नहीं होती ना, वो कभी ईरान अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के सारी बातें चल रही थी, इकोनॉमिक्स में मार खा गए। पाकिस्तान बाकी चीजों में, उसमें लड़ाई में, जहाज में, रशिया तोड़ने में, इंडिया से लड़ने में हमेशा जबरदस्त बेहतरीन, मार खा जाते हैं कि गरीब है, पैसे ही नहीं है।
तो सस्टेनेबिलिटी बाकी दो चीजों से अकेले से पूरी नहीं होती, आपको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। बहरहाल स्कोप 1, 2, 3, स्कोप 1 के बारे में इंटरनेट पे मौजूद एक इदारे ने क्या खूबसूरत बात लिखी है। मैं जब स्लाइडें बना रहा था तो मैं सोचा मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा गूगल किया तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी प्यारी स्लाइडें बनाई हुई थी। मैं चलो थोड़ी सी तो अपनी मेहनत कम करूँ। कॉर्पोरेशन जो कि GHG प्रोटोकॉल कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, जो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड वो कर रहे हैं, वो अकाउंट फॉर करेंगे अपने स्कोप 1, 2 और 3 मिशन, और यही IFRS S2 क्लाइमेट डिस्क्लोजर वगैरह की गाइडलाइन के साथ भी कवर होता है। मुझे असल में फीलिंग यही आई थी कि मैं इधर S2 शुरू करूंगा और उसमें बार-बार जब मिशन 2, 3 का जिक्र होगा तो आप कहेंगे सर ये क्या है वो क्या है, तो इसलिए बेहतर है कि हम पहले बेस वाले लेक्चर को समझ लें। स्कोप 1 कवर्स, अब अगेन हवा में बात हुई थी, अगर अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट एमिशंस फ्रॉम सोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ओन्स, और वो सोर्सेज, वो चीजें जो हम ओन कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, वहां से जो डायरेक्ट एमिशन हो रही है वो क्या है, स्कोप 1। जैसे कि कंपनी के व्हीकल या कंपनी के बॉयलर्स में अगर फ्यूल वगैरह बर्न हो रहा है। स्कोप 1 एमिशन आर मेजर्ड, ये कैसे मेजर करेंगे, कलेक्टिंग डायरेक्ट डाटा ऑन फ्यूल्स। आप ये देखेंगे कि हमारा डीजल कितना लगा, हमारी नेचुरल गैस कितनी लगी, हमारी गैसोलीन कितनी लगी, जो हमारे ओन या कंट्रोल एसेट्स थे जैसे कि व्हीकल्स या इस तरह की चीजें, और फिर उनके साथ एमिशन फैक्टर लगा दिया। फॉर एग्जांपल मैं अगर इतने यूनिट्स ऑफ गैस चला के और उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर रहा हूं, तो इतने यूनिट ऑफ गैस से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है। अगर मैं इतने ऑयल को जला रहा हूं तो कितने गैलन ऑयल को जलने से कितनी, जैसे अभी मैंने आपसे कहा हमारी 11,000 यूनिट्स की कंजम्पशन थी एक महीने की, तो मुझे अपने पूरे साल की कंजम्पशन पता होगी, गर्मी सर्दी औसत कम ज्यादा करके हम 1 लाख यूनिट जला रहे होंगे, तो एक यूनिट बनते हुए कितना ऑयल लगता है या उसके ऊपर कितना ऑयल जलता है, अगर मैं वो वाला फैक्टर पकड़ूंगा और अपने 1 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि कॉलेज की ये साफ सुथरी एक्टिविटी करने से मैंने एनवायरमेंट को कितना डैमेज किया। भाई हम तो धुआं भी नहीं निकालते, हम तो प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे, स्टिल शायद हम एक फैक्ट्री से ज्यादा एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि साफ सुथरा इदारा लगता है, तो जब गौर से देखते हैं तो पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं या हम किस तरह से। तो इसलिए ना अगर खाली लेवल 1 की बात हो तो लोगों को इतनी समझना है, स्कोप 1 के साथ स्कोप 2, स्कोप 3 तीनों चीजें चल रही हैं, ताकि आप इनडायरेक्टली भी समझें कि आपकी वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो स्कोप 1 में हमने क्या किया, अपनी डायरेक्ट जो कंजम्पशन थी इन सारी चीजों की, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने एमिशन फैक्टर के साथ कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड पर लीटर लगा, इतना केजी लगा, इतना फलाना लगा, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने कितनी ग्रीन हाउस गैस इमिट की। यही एग्जैक्टली वो डिफरेंट गैसेज या एमिशन या डिफरेंट कार्बन फुटप्रिंट्स है जिनके फिर हिसाब किताब लगाते हैं। याद हमने कहा था कि इंडस्ट्री वाइज उन्होंने कह दिया आपने सुपर इमिट नहीं करना, और जब वो सुपर इमिट करेंगे तो उनको फाइन पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। और अगर उनकी मजबूरी है, भाई हमारी मजबूरी है, हमने क्लासें करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, या दरख्त वगैरह लगाने चाहिए, या उन लोगों को पैसे देके उनसे पॉइंट्स खरीद लें जो दरख्त लगा रहे हैं। ये भी तो इनडायरेक्ट ही है ना, कोई और मैं एनवायरमेंट खराब कर रहा हूँ, कोई और एनवायरमेंट बेहतर कर रहा है, लेकिन मैं उसे पैसे दे रहा हूँ। तो जब मैं उसको अपने क्रेडिट में काउंट कर सकता हूँ, तो जब किसी और को मैं पैसे देके उसे बिजली ले रहा हूँ और वो गलत तरीके से कर रहा है, तो क्या वो मेरा खाता नहीं होना चाहिए? बेनिफिट तो ले लिए और लॉसेस दूसरे को दे दिए, तो गलत बात है। तो अब दुनिया को थोड़ा सा ज्यादा अकाउंटेबल होना पड़ेगा, और जब इतना अकाउंटेबल होंगे तो इसकी मेजरमेंट भी चेंज होगी। तो फॉर एग्जांपल पिछले दिनों एक ग्रुप मिला, वो कहते हैं कि हम एक बड़े मजेदार से एक छोटे से ऐप पे काम कर रहे हैं जो कि अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग की छोटी छोटी सी नीड्स पे काम करेगी। तो आप कोई सजेशन दें कि हम उस ऐप के अंदर ऐसे क्या फीचर्स और रखें कि वो ज्यादा सेलेबल हो जाए। मैं कहा आप उसमें सस्टेनेबिलिटी की जो मेजरमेंट की चीजें हैं वो भी बीच में ऐड कर दें, कि डिफरेंट चीजें, बस एंटिटी वाले बताएं हमने इतना ऑयल इस वक्त इस्तेमाल किया, आगे बैकएंड पे आपने वो फार्मूले लगाए, वो चीजें वो की हुई हो, ताकि जब उनकी रिपोर्ट जनरेट हो तो रिपोर्ट्स के साथ जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरह का जो सस्टेनेबिलिटी का डाटा वो भी सामने मिल जाए। तो अगेन देखिए, आज अगर एक कोई बंदा अपना एक छोटा सा ERP सॉल्यूशन बना रहा है और उसके अंदर वो सस्टेनेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करता है, तो दुनिया को सूनर और लेटर इसकी मेजरमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। जिस दिन IMF ने कहा ना बगली केस नहीं देंगे जब तक तुम्हारे कम से कम इतने % इदारे सस्टेनेबल ना हो जाए, तो यही गवर्नमेंट ने हमारी हालत टाइट कर देनी है, ऑडिटर्स बिठा देने हैं, फिर ऑडिटर्स की हालत टाइट कर देनी है ओवरसाइट बोर्ड के थ्रू कि तुम लोगों ने भी गड़बड़ नहीं करनी। तो ये कभी भी अचानक से आतंक आ सकता है पाकिस्तान पे। अभी तक दुनिया थोड़ा सा लाइट ले रही है हमें, लेकिन अचानक से उन्होंने ये सारी चीजें मैंडेटरी कर देनी है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें इस वक्त, कार्बन टैक्स और ये सारी चीजें तकरीबन अगले 1-1.5-2 सालों के अंदर चीजें बहुत ज्यादा इस तरफ जा रही है कि हमें, आप ये देखें आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ये चीजें नजर आ रही हैं जो महंगे होते हैं। क्यों कर रहा है कोई इतना बिजनेस पाकिस्तान में? उसे कुछ नजर आ रहा है, उनको कोई गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, उनको कोई उसके अंदर छूट है, उसके अंदर फाइनेंसिंग ईजी मिल रही है। तो अब दुनिया इस तरफ जा रही है, तो हम सोचेंगे ना सोचें, जैसे हम इतना क्यों सोचें, हम नहीं सोचेंगे कौन सोचेगा। जब हम इतना सोच लेते हैं कि एक चीज को हमने यूं डेबिट करना, यूं क्रेडिट करना है, जब आप यूं सोच लेते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट के अंदर वेरिएंस आया कि आपका लेबर जो है आधा घंटा वो फारिग बैठा था और उसकी वजह से 13 रुपए का फर्क आ गया आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में, जब हम इतना डीप जा सकते हैं अकाउंटिंग के लिए, तो इनके लिए भी जा सकते हैं। तो स्कोप 1 तो है सीधा सीधा हमारी डायरेक्ट जो हमने तबाहकारियां की। जैसे कि अगर तस्वीरी तरीके से देखें तो आपकी ऑन साइट जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी जो फ्यूल कंबशन है, आपकी कंपनी के जो व्हीकल्स है, आपके अपने डिफरेंट प्रोसेसेस से जो एमिशंस हो रही हैं, आपके अपनी कंपनी का जो भी सेटअप है, जो भी हमारी कंपनी की डायरेक्ट एक्टिविटी से डायरेक्टली इमिट हो रहा है, वो सारा का सारा हमारे स्कोप 1 में है। स्कोप 1 हम सब लोगों को अच्छी तरह से क्लियर है। स्कोप 2 के बारे में वही इंटरनेट पर बड़ी अच्छी स्लाइड बनाने वाले क्या कहते हैं। स्कोप 2 कवर्स इनडायरेक्ट एमिशन फ्रॉम परचेज्ड एनर्जी। इनडायरेक्ट एमिशंस हैं और ये कहां से आई हैं? परचेज एनर्जी से। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, स्टीम, हीटिंग और कूलिंग। अब होटल्स वगैरह को स्टीम भी चाहिए, और फिर जाहिर है दुनिया भर में बात हो रही है, तो पाकिस्तान में जब हमें अपने घर ठंडे चाहिए तो दुनिया का एक बहुत बड़ा कहता है जिनको घर गर्म चाहिए। तो जिस तरह से सेंट्रली एयर कंडीशन होता है, इसी तरह से सेंट्रली एयर हीटेड सिस्टम भी होता है।
तो जो सेंट्रली हीटेड सिस्टम होता है वो कनाडा जहां -50 टेम्परेचर है इस वक्त, तो उस टाइम पे वो अपने घरों के अंदर बहुत कंफर्टेबल बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेंट्रली हीटेड सिस्टम है। वो सेंट्रली हीटेड सिस्टम या तो उन्होंने खुद क्रिएट किया है अपनी एनर्जी से, या वो किसी से उसको बाय कर रहे हैं और जहां से उस चीज की सप्लाई आ रही है। तो अगेन चूंकि ये इंटरनेशनल बातें हैं तो इसमें हीटिंग की बात ज्यादा नजर आती है। पाकिस्तान में हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान है इसको समझना इलेक्ट्रिसिटी की मद में। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी या अगर हमें स्टीम या हीटिंग या कूलिंग कोई भी इस तरह की चीज अगर हमें चाहिए परचेज एनर्जी, ऑल्दो दिस एमिशन अकर्स ऑफ साइट। तो स्कोप 1 था ऑन साइट, स्कोप 2 ऑफ साइट है। एट द यूटिलिटी प्रोवाइडेड दे आर एट्रीब्यूटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ योर एनर्जी कंजप्शन। अब इसको कैसे मेजर करें? इसको मेजर करने के लिए आप टिपिकली मेजर करते हैं कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। फॉर एग्जांपल आपके किलोवाट आवर कितने थे, या गीगाजूल्स आपने कितने यूज किए जी। मेजरमेंट जो है ना, ये मेरे ख्याल में उसको वो कर रहे होंगे स्टीम को लें जी। उन्होंने कहा जी एनर्जी को हम मेजर कर रहे हैं, तो कहानी तो बड़ी अजीब सी हो जाएगी। अकाउंटेंट्स को क्या करना पड़ रहा है? हाँ, तो मोटाटस मोटाटस भी तो बोल ही देते हैं ना। एंड देन अप्लाई ग्रिड स्पेसिफिक इमिशन फैक्टर्स। आपने क्या किया? आपने कहा मैंने इतनी बिजली इस्तेमाल की, इतनी स्टीम इस्तेमाल की, इतना फलाना इस्तेमाल किया। बिजली जैसे मैंने कह दिया इतने यूनिट्स। अब मुझे वो फार्मूला पता है कि इतने यूनिट मल्टीप्लाई बाय इस रेट इज इक्वल टू इतनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर आप उस फैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपको पता लग जाए आप अभी क्या कर रहे हैं और आपके जो टारगेट्स हैं वो कहां तक पहुंच रहे हैं। और फिर वो जो ग्लोबल टारगेट्स और जो लिमिट सेट हुई है इदारों के ऊपर, उसके साथ उसको मेजर किया जा सकता है। अब जाहिर है जो ऑडिटर इसको ऑडिट करने आएगा उसके लिए भी आसान है, मतलब एक इदारे की एनर्जी की कंजम्पशन वो बड़े आराम से वेरीफाई कर सकता है। और वो जो रेट होगा वो इंटरनेशनली साइंटिफिकली प्रूवन होगा कि हाँ भाई इतनी बिजली इतने ऑयल को जलाने से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है। तो वो वाले फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा कि हमारा ओवरऑल एमिशन कितनी है। और उसके बाद जब वो उस लिमिट से ज्यादा होगी तो फिर हमें प्रॉब्लम पड़ेगी और फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या करें और चीजें किस तरह से करें। कल को हम एक एसी बंद कर दिया करेंगे अचानक से, हम कहेंगे गर्मियों में हम कहेंगे सस्टेनेबिलिटी, लाइटें बंद कर दिया करेंगे सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। टीवी की लाइट हल्की कर दिया करेंगे। टीवी के अंदर इको ऑप्शन होती है, इको मोड होता है जिससे आप उसको कम ब्राइटनेस के साथ चलाते हैं और वो मुसलसल तेज एनर्जी नहीं वो कर रहा होता है। तो एक टीवी जो कि आपने दिन में 5 से 6 घंटे फॉर एग्जांपल देखना है और जिंदगी भर आपने पता नहीं कितने हजार घंटे देखना है, अगर उतना टाइम आपने थोड़ा सा कम उसको ब्राइटनेस पे चलाया और उसने कुछ कम बिजली कंज्यूम की और उसने कम एनवायरनमेंट खराब की, सोचना पड़ेगा। ये बात सुन के घर जाते हुए आपने एक प्लास्टिक के शॉपर में पराठे पैक करवाने हैं और घर जाके जो है ना वो आग जला के अपने चूल्हे पे हाथ सेकते हुए वो पराठे खा रहे होंगे। नहीं नहीं, क्या ये वो लोग हैं? नहीं, अब हम सुधर रहे हैं और हमें दुनिया को सुधारना है, खुदा का खौफ करें, चुपके से करना है, सबको पता ना लगे जी। जी अब अगेन इन्होंने कहा कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट डबल डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कैप्को है जो बिजली बना रहा है वो भी काउंट करा होगा। अब ऐसे कितने लोग होंगे पूरे मुल्क में जो एनर्जी बनाते होंगे? अब जैसे पाकिस्तान में देखें तो आपको एक आध नजर आता है, दुनिया भर में अक्सर मुल्क तो गवर्नमेंट चलाती है, ट्रेनें गवर्नमेंट चला रही होती है, बसें गवर्नमेंट चला रही होती है, बिजली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, अक्सर जगह तो प्रॉपर्टीज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। तो दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसा है जहां गवर्नमेंट की सारी मोनोपोली और गवर्नमेंट अपने तरीके से चल रही होती है। तो शायद एक मुल्क में आपको बहुत हो गया, आपको 20 एनर्जी सप्लायर मिल जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं उन एनर्जी सप्लायर ट्रेनें गवर्नमेंट चला रही होती है, बसें गवर्नमेंट चला रही होती है, बिजली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, अक्सर जगह तो प्रॉपर्टीज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। तो दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसा है जहां गवर्नमेंट की सारी मोनोपोली और गवर्नमेंट अपने तरीके से चल रही होती है। तो शायद एक मुल्क में आपको बहुत हो गया, आपको 20 एनर्जी सप्लायर मिल जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं उन एनर्जी सप्लायर वालों ने अपनी वर्किंग तो की होगी। तो जब हम पूरे मुल्क में मुल्क लेवल की बात करेंगे, जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करूंगा मैं काउंट करूंगा मेरी वजह से हुआ है। जब मुल्क की बात होगी तो मेरे जैसे सारे इदारों को इकट्ठा करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, आपस में नेट करेंगे, डबल एलिमेंट माइनस करके कह देंगे हमारे इस मुल्क ने इतना किया। लेकिन बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन मुझे ये रिस्पांसिबिलिटी लेनी होगी कि मैंने इतना हिस्सा इसमें अपना मेरा था और इतनी एनर्जी मेरी वजह से चली। मसला इधर नहीं है, मसला है स्कोप 3, क्योंकि उसको बहुत सारी कंपनियां मैयर कर रही होंगी अपने अपने हिसाब से और हम इनडायरेक्टली अपने ही खाते में काउंट कर रहे होंगे। तो जो वक्त ज्यादा प्रॉब्लम्स है वो स्कोप 3 में और जो ज्यादा डिस्क्लोजर्स देते हुए आपने ज्यादा एहतियात करनी है और सबसे ज्यादा मुश्किल उसका डाटा है। जो मैं जला रहा हूं मुझे पता मैंने कितना डीजल अपने उसमें डाला, जो मैं अपने जनरेटर में डीजल डालूंगा और जलाऊंगा वो तो मेरा है ना, मैंने एनर्जी कंज्यूम की। और दूसरे केस में जो बिजली है वो मैंने कहीं से ली थी। ये तो मैयर करना तो आसान है, लेकिन आप कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी व्हीकल से कॉलेज तक पहुंचे हैं और आपने कितना धुआं उड़ाया, चैलेंज ये है। तो ये बड़ा ग्रे एरिया है, इसके अंदर काफी ज्यादा काम होने की जरूरत है। और इसमें जब तक आगे वाले, जब तक आपकी अच्छी अकाउंटिंग नहीं है, मैं आप पे डिपेंडेंट हूं। खैर वो स्कोप 3 के मसले ना, फिलहाल स्कोप 2 को पढ़ते हैं। स्कोप 2 कैसे मैयर होगा ये बात समझ आई। स्कोप 2 की अगर हम डायग्राम देखें तो इसकी डायग्राम बेचारी सीधी सी है, क्योंकि यहाँ पे आपको हीटिंग, कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी यही मेन तरह की एनर्जीज हैं जो चाहिए होती हैं। ज्यादातर तरह के जो बिजनेसेस हैं वहां पे हमें एनर्जी तकरीबन पाकिस्तान के एनवायरमेंट में, क्योंकि हम हीटिंग को ज्यादा नहीं, हम अपने इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा बात कर रहे होते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही सारा काम चल रहा होता है। अदरवाइज बाहर के मुल्कों को अपने घर में हर वक्त वो हीटिंग चाहिए, उनके दरवाजे पे बर्फ ना जमे, उनके वॉशरूम में जो पानी है वहां बर्फ ना जमे। सोचो तो सही, -50 टेम्परेचर, ये जेन्युइनली इस वक्त कनाडा में चल रहा है। तकरीबन पिछले हफ्ते वहां पे -50 था टेम्परेचर, -50 कनाडा में। ये जिस वक्त हमारे पास बड़ी ठंडी वेव आई थी ना, वो तो मर रहे थे बेचारे, हम बहुत अच्छे मुल्क में बैठे हैं। तो वहां तो सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल है, जब तक कि वो अपनी तमाम चीजों को गर्म ना रखें, अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने घर को, अपनी दीवारों को, तो उनकी दीवारों के अंदर सर्कुलेशन हो रही है गर्म पानी की।
तो उनको वो सारी हीटिंग चाहिए। उनके घर में वो सिर्फ सजावट ही नहीं होती, वो चिमनियां या वो जो अंगीठियां होती हैं वो चलानी पड़ती हैं। हमें तो गैस मिलती ही नहीं सर्दियों में, तो वो माहौल ही खत्म हो गए जो घरों में हीटर चलते थे गैस वाले, और हम तो फिर बिजली पे शिफ्ट होते चले गए। तो अदरवाइज वो जो आपकी डायरेक्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, जिस मुल्क में हम बैठे हैं हमें सबसे ज्यादा बिजली नजर आती है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो चीज कंज्यूम करते हैं वो बिजली ही है। लेकिन बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है। अगर मैं एक होटल की बात करूं, आप एक होटल में शदीद गर्मी में जून में जाएं और आप उनके वॉशरूम जाएं और आप गर्म पानी को करके चलाएं, और गर्म पानी अगर 1 मिनट में ना आया तो आपने शूर मचा देना कि यार कैसा होटल है 5 स्टार, गर्म पानी नहीं है यहाँ। तो वहां ऐसे बावले भी होंगे जो जून में गर्म पानी ओपन करेंगे, और वो 1 मिनट में आना चाहिए। तो ये हर वक्त गर्म पानी कहाँ से रहेगा? बिजली तो इतनी जल्दी नहीं कर सकती गर्म। तो होटल के अंदर कुछ और तरह के भी मसले होंगे, उनको हर वक्त कुछ बॉयलर्स चाहिए होंगे, वो बॉयलर्स को चलाने के लिए वो उसी वक्त खुद ही से, और वो अगर बिजली पे चलाएंगे तो मर जाएंगे। वो फिर गैस चलाएंगे, वो फिर अल्टरनेट सोर्स वो करेंगे, वो फिर बायो गैसेस की तरफ जाएंगे। तो वो सारी चीजें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। खैर अभी तो मतलब हम सादा बात कर रहे हैं, तो ये स्कोप 2 समझ आ रहा है? सर ये स्कोप 2 है इनडायरेक्ट एमिशंस फ्रॉम परचेज है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। आपने सर ये सर कैप्को से हमने परचेज की और कैप्को ने बनाई थी। कैप्को ने बनाई, ये हमारे लिए स्कोप 2 और कैप्को के लिए स्कोप 1 है। बिल्कुल कैप्को के लिए स्कोप 1 है, लेकिन ये हमने तय कर लिया है कि जो एनर्जी के सप्लायर्स होंगे किसी भी मुल्क में लिमिटेड होंगे। मैं इंडिविजुअली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बताते हुए कैप्को ने मेरी वजह से जो बनाई वो मैं अपने खाते लूंगा, लेकिन जब मेरा मुल्क रिपोर्टिंग कर रहा होगा तो वो फिर अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना हिस्सा बता दिया तो वो देखेंगे कि हाँ ठीक है, इनकी जो स्कोप 2 है, सारी ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप 2 पकड़ा, उनका स्कोप 1 पकड़ा, और जो गैप है सिर्फ उतने को काउंट किया कि इतना वो स्कोप 1 उनका हमारे स्कोप 2 के साथ मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि एक बड़ी कंप्रीहेंसिव अकाउंटिंग की एक्टिविटी होनी है, मुल्क लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी। सर हमारी जो रिपोर्टिंग होगी मैं डायरेक्टली जो सप्लायर है इलेक्ट्रिसिटी का वही कर रहा है इस तरह से, कितनी टोटल यूएस ने कितनी होगी। हाँ, अब इसका मतलब है कि अब ये डुअल वे में वेरीफाइबल होगा, क्योंकि उसको भी पता उसने किस किस को सप्लाई किया है और हमें भी पता हमने क्या परचेज किया। हम झूठ बोलेंगे उसके रिकॉर्ड में पकड़े जाएंगे, क्योंकि बहरहाल जब हम बिजली लेंगे तो बिल तो जनरेट होगा, और बिल तो एक ऐसी चीज है जो पब्लिकली आप किसी का रेफरेंस नंबर उठा के वेबसाइट पर डालें आपको पूरा बिल सामने जनरेट होता नजर आएगा। तो ऑडिटर्स के लिए ना स्कोप 2 और 1 आसान है, अकाउंटेंट्स के लिए भी आसान है। स्कोप 3 पे चीजें ज्यादा मुश्किल होंगी और थोड़ी सी हम ज्यादा रिमोट बातें कर रहे होंगे। तो क्या स्कोप 2 क्लियर है? जी जी। एयर कंडीशन है, इसमें 2 तरह के मसले हैं। बिजली इस्तेमाल की एक मसला, दूसरा इसमें गैस है, वो गैस में नाइट्रस का भी मसला है। अगर वो थोड़ी सी लीक हो रही है तो वो भी उन गैसेस में से है। ये ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसकी तादाद उतनी ज्यादा नहीं होती जितना कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से क्रिएट हो रहा है। जी, अब अगेन अगर हम सोलर से चला रहे हैं, अब वही वाली बात है कि हमने अगर अपनी चीजें सोलर पे चलाई और हमने किसी से एनर्जी परचेज नहीं की तो हमारा स्कोप 2 खत्म हो गया। और स्कोप 1 में अगर हमने सोलर से बिजली लेके और इनको वो किया तो ज्यादा से ज्यादा अगर इन्होंने कोई अपने तौर पे कोई खतरनाक गैस रिलीज की तो की, हमने बचा लिया। तो इसका मतलब यही है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा इस सोलर या उस तरह के सोर्सेज की तरफ जाएं जो हवा से बिजली जनरेट हो रही है, पानी से बिजली जनरेट हो रही है। आप देखें पाकिस्तान में तो कहते हैं कि ये दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम है, फिर पाकिस्तान में इतने जालिम ग्लेशियर हैं, और पाकिस्तान का मतलब ज्यादातर कई मुल्क से बर्फ से होते हैं, हमारे पास बर्फ भी है और फिर ढलान भी है कि वो नॉर्दर्न एरिया से सारा वो होगा और वो ढलान पे आहिस्ता आहिस्ता कराची की तरफ सफर कर रहा होगा, कुछ बलोचिस्तान की तरफ निकल जाएगा, कुछ कराची और अल्टीमेटली समुद्र में चला जाएगा। तो हमारे पास बहुत आइडियल ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे हम बिजली बना सकते हैं। तो हमारे पास तो दुनिया तो अभी परेशान हो रही है, हमारे पास तो नेचुरली पानी से बिजली क्रिएट हो जानी थी मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करके। तो अगर हम उस तरह के डैम्स पे काम करें जो कि पानी के प्रेशर से बिजली बनाए, पानी के प्रेशर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें और वो घूमे, टरबाइन चले और उससे बिजली जनरेट हो। हाँ, वो जो टरबाइन चलेगी उसके अंदर भी कुछ एनर्जी चाहिए होगी, जाहिर है हम एब्सोल्युटली जीरो पे नहीं जा सकते, लेकिन एक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो अब सोलर ने काफी ज्यादा मामला हल कर दिया। फिर बहुत ज्यादा ऐसे खेते हैं जहाँ पे तेज हवा चलती है, तो इस सिंध में आपको किसी अच्छे मिनिस्टर के किसी अच्छे टाइम पे लगाए हुए आपको वो हवा के वो बिजली घर भी मिल जाते हैं, जो कि वैसे अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हो तो आपको रास्ते में नजर आते हैं, वो भी बिजली जनरेट कर रहे होते हैं। अब अगेन जब मुल्क ओवरऑल लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा है कि वो सोलर की तरफ आए, सोलर भी है और इस वक्त तेल भी है, तो अब ये कैसे तय होगा कि मैंने जो यूज किया वो कितनी है? अगेन अब यहाँ अकाउंटेंट आएगा और अपनी वैरायटी लगाएगा, वो कहेगा जी कैप्को के फाइनेंशियल देखो, कैप्को की रिपोर्ट देखो। कैप्को ने कहा इस दफा हमने 30% एनर्जी बनाई सोलर से, 70% बनाई ऑयल से, तो मैंने जितने यूनिट साढ़े, इसका मतलब उसमें से 30%। तो फिर ऑब्वियसली वो इसीलिए हमने कहा फैक्टर आपने लगाना है, वो फैक्टर बहुत सारी चीजों को एडजस्ट कर रहा होगा। तो अभी बड़ा कुछ होना है, लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी हो रहा है वो कम से कम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने की कोशिश है। जो ग्रीन मीटर्स वगैरह हैं वो सोलर के हिसाब से वो बता रहे हैं, वो तो हमारे बता रहे हैं ना, सब ये कह रहे हैं जो एनर्जी का क्रिएटर है उसने कितनी एनर्जी किस तरीके से बनाई। तो जाहिर है वो चूंकि बड़े लेवल पे बड़े पैमाने पे तो उसके फाइनेंशियल पब्लिकली अवेलेबल होंगे जिसके साथ हम चीजों को कनेक्ट कर सकेंगे। तो बहरहाल दुनिया जज्बाती है। स्कोप 3 आफ्टर एड्रेसिंग डायरेक्ट एमिशंस, जो कि आपकी डायरेक्ट एमिशन स्कोप 1 और परचेज एमिशंस या परचेज एनर्जी स्कोप 2। स्कोप 3 क्या करता है? एक्सपेंड्स द व्यू टू ऑल अदर इनडायरेक्ट एमिशन इन द वैल्यू चेन। अब आपकी वैल्यू चेन जो है वो शुरू से लेके एंड तक, आपके सप्लायर से लेके आपके कस्टमर तक, दरमियान में जो कुछ हो रहा है आपकी वैल्यू चेन में, अब ये वाली एमिशंस देखने वाली हैं। इसमें अपस्ट्रीम भी है और डाउनस्ट्रीम भी है। अपस्ट्रीम का मतलब आपके रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लायर के ऑपरेशन, वो जो वहां से माल आप तक आ रहा है। और फिर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट यूज, डिस्पोजल, रिसाइकलिंग, हम किस कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर को देके वापस ले रहे हैं या नहीं, उस चीज की दोबारा से रिसाइकलिंग हो रही है नहीं हो रही, कस्टमर तक पहुंचाने के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वो सारा हमारा डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम हम तक क्या आ रहा है और डाउनस्ट्रीम हमसे आगे क्या जा रहा है।
इसकी मेजरिंग स्कोप 3 इन्वॉल्व वर्किंग क्लोजली विद सप्लायर, कस्टमर्स एंड पार्टनर्स। ये लिख तो इन्होंने दिया, लेकिन कितना मुश्किल लगेगा आपको कि आप जो है ना वो बंदा जो आपके पास मोटरसाइकिल रिक्शा के अंदर जो है वो चीजें डाल के लेके आए और आप उससे पूछें अभी तुम्हारी एनर्जी की इमिशंस क्या है और तुम कितना पेट्रोल चलाते हो और तुम्हें पर किलोमीटर क्या पड़ता है। अब हाँ, असल में चक्कर ये है कि अब ये कहानी थोड़ी सी यहाँ स्कोप 3 पे आती है तो दुनिया कहती है यार बस कर दो। तो स्कोप 3 में भी गुंजाइशें हैं, स्कोप 3 में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी उतनी रिजिड नहीं है जितनी स्कोप 1 2 है, जो कम से कम मेजर हो सकता है वो तो करें, लेकिन स्कोप 3 छोड़ा भी नहीं है। पार्टनर्स और इनसे करेंगे ताकि कलेक्ट करें डाटा, आइडेंटिफाई करें डिफरेंट हॉटस्पॉट कहां कौन सी जगह पे क्या एक्टिविटी है, टारगेटेड अपॉर्चुनिटीज देखें इमिशन रिडक्शन की। ये समझ आ गया वो और वो 3 सप्लायर है, लेकिन वो वाला सप्लायर जो है लोकल सोर्सिंग दे रहा है मुझे, उससे डील करने का मतलब है मैं इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को कम डैमेज करूंगा और फलाना जो है वो ज्यादा वो कर रहा है। तो फिर आप अकॉर्डिंगली देखते हैं। While often the largest share of organizations carbon footprint tackling scope 3 can deliver significant sustainability improvement and build stronger more resilient value chains। उनका सबसे ज्यादा तो है ही वो इनडायरेक्ट वाला, तो जितना आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर कर सकते हैं उतनी आपकी वैल्यू चेन और ये सारी चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। अब अगर इधर थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, सप्लायर से कंपनी तक और कंपनी से कस्टमर तक। अपस्ट्रीम में फॉर एग्जांपल आपकी परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का काम, आपके डिफरेंट तरह के जो कैपिटल गुड्स बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके बिजनेस ट्रैवल जो है फॉर दिस पर्पसेस, आपकी एम्प्लॉइज की कंप्यूटिंग, ये आपके आसान अल्फाज में आपके इनपुट्स, वो जो रिसोर्सेज आप लगा रहे हैं। देन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, आप कस्टमर तक माल पहुंचा रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी कंपनियों में है और वो किस तरह के लोग हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। मैं जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, जहां से मुझे रिटर्न आ रहे हैं, वो कंपनी कितनी सस्टेनेबल है। जैसे हमने बात की थी कि कस्टमर अब ज्यादा सस्टेनेबल बिजनेसेस को पसंद करते हैं। लीज एसेट्स और फ्रेंचाइजेस, इसमें क्या होगा, जो आपकी फ्रेंचाइजेज है, आप केएफसी कहीं और बैठा है और पाकिस्तान में केएफसी चला रहा है और उसकी जो हरकतें चल रही हैं वो उतना ओन्ड और कंट्रोल नहीं है बाहर वाले केएफसी के लिए, लेकिन उसकी वजह से इसने जो किया वो किया उस केएफसी की वजह से, उसका नाम लेके किया। स्कोप 3 थोड़ा सा ज्यादा, आपकी प्रोडक्ट यूज, आपका उसका डिस्पोजल किस तरह से हुआ है, क्या वो प्रोडक्ट देने के बाद दोबारा ली गई। हम एक एक्टिविटी करते थे, हम जिन बच्चों को एक सेशन में किताब देते थे, अगले सेशन में उन्हें कहते थे आप अपनी किताब हमें दे सकते हैं, जितने की किताब है उसकी डबल अमाउंट हम आपको क्रेडिट देंगे, आप हमारी क्लासेस में एडमिशन लें और उतनी अमाउंट के डिस्काउंट ले लें। बच्चे जोशो खरोश से क्लास किताबें आके हमें अच्छी 700 किताबें मिला के देते थे। हम नए वाले बच्चों को वो वाली किताबें दोबारा से फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते थे, जो जिनको प्रॉब्लम होता था। तो अब अगेन छोटे छोटे से इनिशिएटिव्स होते हैं। आप आज सोचना शुरू हुए, आज आप लेक्चर सुन के जज्बाती हो गए, हम थोड़ा सा पहले जज्बाती हो गए थे, कुछ और लोग उससे पहले जज्बाती हो गए थे, तो अंग्रेज 1970 में जज्बाती हो गए थे, क्योंकि वो तब तक बेहतर हो गए थे, हम तो अपने मुल्क के लोगों से लड़ते रह गए। ठीक है, तो अगेन अच्छाई की तरफ है। और अगेन अगर हम ये सोचेंगे नहीं इनका इंपैक्ट नहीं है, तो इंपैक्ट है, थोड़ा थोड़ा सा इंपैक्ट है। जैसे देखिए ना, बातें करते करते मैंने आपको बताया कि हम 1 लाख यूनिट चला रहे हैं। अब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस तरह से सोचना कि एक शादी हॉल का इतना बिल नहीं आता जितना हमारा आता है। मैं अक्सर बिजनेसेस के पास से गुजरते देखता हूँ, छोटा सा क्यूट सा जनरेटर रखा होता है। मैं कहता हूँ यार ऐसे बिजनेस भी होते हैं, हमारे पास 150 की का जनरेटर है, उसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। कहने को हम एजुकेशन दे रहे हैं, 54 एसी लगे हुए, शादी हॉल में नहीं लगे हुए होते इतने एसी, फैक्ट्रियों के बिल हमसे कमाते हैं और कर क्या रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं, एजुकेशन। और उस सबके बाद भी कैमरे के पीछे ज्यादा लोग बैठ के सुन रहे हैं। तो अगर ऐसे ही होना है तो फिर फिजिकल क्लासेस की हैपनिंग नहीं होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया उस तरफ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता जूम पे लेक्चर्स हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता से बड़े बड़े सेशंस खत्म हो गए हैं। एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का हमारा एक प्लान था, हमने जाके मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ जगह पे देखा, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई है। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अब कंपनियों का अपना इन हाउस एचआर है और वो ट्रेनिंग परचेज करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, उसके मुताबिक काम करते हैं। तो दुनिया अब चाह रही है कि उनकी वजह से कार्बन की इमिशंस उस तरह से ना हो और कार्बन फुटप्रिंट्स उनके बेहतर हो जाए। जब सारे ऐसे सोचना शुरू कर देंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। फिर भी कुछ गरीब मुल्क होंगे जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होंगे, तो फिर बाहर वालों ने छोड़ना नहीं है। और हमें पकड़ना तो बहुत आसान है, हम तो मकरूज हैं। हमें तो IMF ही कह देगा भाई अब अगले साल तुम्हारी कम से कम 2000 ऑर्गेनाइजेशन की ये वाली रिपोर्ट मुझे चाहिए। मैं इस पे अब जब उन ऑर्गेनाइजेशन को समझ ही नहीं आएगी रिपोर्ट कैसे बनाए, अब सुधरते सुधरते तो 10-12 साल चाहिए, लेकिन रिपोर्ट तो आज चाहिए। वो फिर गूगल पे सर्च करेंगे सस्टेनेबिलिटी, आप लोगों के नाम आ जाएंगे। आपने अपना गूगल एड्रेस बनाया हुआ होगा, आपने गूगल की प्रोडक्ट बनाई हुई होगी, आपने अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई हुई होगी, सस्टेनेबिलिटी वॉलंटियर, सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट तो चलो बात की बात है, लेकिन कम से कम सस्टेनेबिलिटी वॉलंटियर, सस्टेनेबिलिटी सोल्जर, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी स्टूडेंट, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट। तो फिर वो कहेंगे यार इन्हीं को कुछ पता होगा, पता नहीं IMF क्या चाह रहा है। IMF जो चाह रहा है वो गवर्नमेंट को कहेगा, गवर्नमेंट बहुत जोर से कहेगी नीचे वालों को। तो फिर जब उन्हें कुछ नहीं समझ आएगी तो उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक तरीका ये है कि वो लोगों के पास जाएं, वो लोग पैसे लेंगे, 2 नंबरी करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, व्हाई नॉट कि वो आपके पास आए। आप 2 नंबरी नहीं करेंगे, पैसे आप भी लेंगे, पैसे लेने में मसला नहीं है, लेकिन कम से कम पैसे लेके आप काम अच्छा करें, उस समाज की बेहतरी में आपका किरदार हो। अगर आपने झूठी रिपोर्टें देनी शुरू कर दी तो कहानी आउट हो जाएगी। तो हमारे सिलेबस में एक अच्छी खासी वेटेज के लिए एथिक्स भी ऐड है, इनके अपने एथिक्स, जो कि उन्होंने उन एथिक्स को कॉपी पेस्ट करके बनाए हैं, अश्योरेंस के स्टैंडर्ड, ऑडिट के स्टैंडर्ड को कॉपी पेस्ट करके बनाए हैं, लेकिन कम से कम उनको एक टोन दे दिया है।
सर ये स्कोप 1 2 3 सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स का सोचते हैं, सोशल और इकोनॉमिक। जी, अब अगेन फिलहाल हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हम सोशल और वो इकोनॉमिक को साइड पे कर रहे हैं। इस वक्त ये फिजिकल एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्योंकि हम एक्जैक्टली सिर्फ ग्रीन हाउस गैस की बात करें। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप अपने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दे रहे होंगे तो जो आपके सोशल रिलेटेड बातें होंगी वो कुछ और फंडामेंटल्स पे चल रही होंगी, इकोनॉमिक रिलेटेड बातें होंगी वो फंडामेंटल आपको पहले से ही पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो फिर जब एनवायरमेंट वाली बातें होंगी तो वहां अक्सर होगा कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस का बताओ। इसका मतलब आपके एनवायरमेंटल डिस्क्लोजर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस। तो इसीलिए फिर ये टॉपिक इतना डिजर्व करता था कि हम एक सेपरेट लेक्चर में इसको पूरे को समझें, ताकि जब हम इसका आईएफआरएस के साथ जिक्र करें तो फिर उस वक्त हमें पता हो कि हम क्या एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। जी, स्ट्रीम समझ आ गया। ओके, कि हम लोगों ने ऑर्डर किया, अगर कहते हैं हम लोग की वजह से क्या-क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली हम लोग की वजह से क्या-क्या हो ठीक रहा है। हम लोग 110 हमने 110 रॉ मटेरियल कंपनी के मोबाइल कहां से मंगवाए, किससे मंगवाए, ठीक हो गया। डाउनस्ट्रीम हम पर किस तरह वाले वो तो हमसे कस्टमर मंगवा रहा है। जी, अब अगेन इन्होंने कहा डाउनस्ट्रीम हमसे किस तरह से हो रहा है कि कस्टमर हमसे मंगवा रहा है। फिर वही वाली बात कि मेरा कस्टमर कहाँ कहाँ है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर कराची में मुझे आपकी किताब चाहिए, तो क्या मैं लाहौर वाले भाई साहब को रब्ता करूँ और मुझे कोरियर करेंगे। तो मैंने उसे कहा कि भाई एक टाइम था, इनके आपस में फटे वगैरह चल रहे हैं, एक टाइम था कि कराची वाला बंदा बल्क में यहाँ से किताबें उठा के वहां रख लेता था। अब अगर 500 बच्चे कराची से किताब मंगवा रहे हैं और वो 500 के 500 को लाहौर वाला बंदा दे रहा है और मुझे पता है, तो मुझे तड़पना चाहिए। मैं उसको कहूँ भाई कराची में फलाना बंदा बैठा हुआ है, सीपीपी वाला बैठा हुआ है, बुक पॉइंट वाला, आप उसको भेजो 200 किताबें। वो जब 200 किताबें एक कोरियर से मंगवाएगा, एक दफा के उसे मंगवाएगा, तो वो 200 पे पर यूनिट कम पड़ेगा। और फिर वो जब वहां पे लोकली साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे अपने बच्चे को भेज देगा कि तुम मुख्तलिफ जगह पे वो करो, तो उसका इंपैक्ट कम होगा। तो अगेन मेरी, अगर मुझे पता है कि कैफ सीफैप की मिला के अगर 15,000 किताब पूरे पाकिस्तान में एक सेशन में जा रही है, तो ये 15,000 किताब में से कम 7-8 हज़ार किताबों की डिलीवरी का रूट कम करवा सकता हूँ मैं टाइमली इन्वॉल्व होकर। और अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो मैं वो खराब इंपैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं भी कंट्रोल कर सकता हूँ। वही वाली बात है, आपको खत्म करने को कोई नहीं कह रहा, डिलीवरी खत्म नहीं करनी, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन कर लेनी है। इंटरेस्टिंगली जब मैं एनवायरमेंट के बारे में सोचूंगा ना, मेरा खर्चा भी कम हो जाएगा। ये थ्रू आउट आपने देखा है, हम जो भी बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी, मैंने कहा इसी बंद कर देंगे तो बिजली मेरी तो बचेगी। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली हमें भी फायदा दे रही हैं, तो हमें ये पैसों में भी फायदा दे रही हैं। ये हमारी फील्ड का फ्यूचर भी है, हमें इसकी वजह से नौकरियां, जॉब, बिजनेस, कंसल्टेंसी वगैरह भी मिल रही है, और जो हम समाज की सेवा कर रहे हैं वो तो अबव ऑल है। और एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव और भी है, पेपर भी पास हो रहा है, वो सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव है। हम बहुत ऊपर फ्लाइट पे चल रहे हैं, पेपर तो इंशाल्लाह पास हो जाना है। मैं कह रहा हूँ कि पेपर पास होना तो बहुत छोटा स्टेप है, मैं अगले स्टेप को सोच रहा हूँ। अल्लाह करे आप लोग भी वैसे ही सोच रहे हो। आप सोच रहे हैं कि टाइम कितना रह गया आज के लेक्चर का। स्कोप 1 2 3 की एक खूबसूरत सी डायग्राम जिसमें सारी इकट्ठी करके ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, ताकि जो है ना सस्टेनेबिलिटी का इंपैक्ट नजर आए कि देखिए हमने दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। तो इसमें भी बड़े अच्छे तरीके से स्कोप 1 2 3 पे वही वाली बातें लिखी हुई हैं, और उसके अंदर जो उसकी डाउन स्ट्रीम और वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन वो जो हमने बात की थी कि हम सवाल करेंगे, हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे, मैं आपको इंडस्ट्री बताऊंगा और फिर आपने अन्य सोचना है और फिर सोच सोच के बताना है कि हाँ जी एमिशन का स्कोप 1 क्या नजर आ रहा है, 2 क्या नजर आ रहा है और 3 क्या नजर आ रहा है। तो बेसिकली हम थिंकिंग को प्रोवोक करेंगे। तो ये भाई साहब जैसे सोच रहे हैं वाई हाउ व्हाट इफ, तो इसका दिमाग रोशन हो रहा है, देख रहे हैं। तो दिमाग को बल्ब जला के रोशन नहीं करना, हमने जो है ना थोड़ा सा समझ के करना है। एक इंडस्ट्री आपके सामने है जी, क्या है ये, कौन सी जगह है? ये पीसी भुरवन है। मैंने उस तरह का होटल चूज किया जहाँ बर्फबारी भी मिले, ताकि आपको कुछ और नीड्स भी समझ आए होटल की। सारे होटलों को सिर्फ सर्दी नहीं चाहिए होती, कुछ होटलों को गर्मी भी चाहिए होती है। ये होटल है, द इंडस्ट्री इज ऑल योर्स। लेवल 1 स्कोप 1 एमिशन बताएं मुझे। फ्यूल बर्न करके ये हीटर्स चला रहे होंगे गर्मी के लिए, सर ये फूड को अरेंज करने के लिए जो उनकी लॉजिस्टिक्स यूज हो रही है वो तो स्कोप 3 है। कुकिंग के लिए सर, फूड कुकिंग के लिए फूड कुकिंग करते हुए जब ये चूल्हे जलाएंगे और उससे जो धुएं निकलेंगे, स्कोप 1। स्कोप 1 क्या क्या है? सर इनके एम्प्लॉय जो मतलब डिफरेंट एरिया से दूर दराज एरिया से आएंगे नहीं, सर एम्प्लॉइज लोग अंदर है। अगर इनकी गाड़ी पे आएंगे तो इनका कसूर है, इनके लिए आएंगे, इनका काम करने के लिए, इनके इनपुट्स के लिए, वो 3 में चला जाएगा। हाँ, इनकी गाड़ी पिक करके लेके आए तो इनका खाता। जो मशीनरी लगी हुई है वो कैसे खर्च करिए इनकी जो मशीनरी लगी हुई है उसमें से अजीब अजीब सी गैसेस निकलेंगी, जिनमें से कुछ हमारी ग्रीन हाउस गैसेस भी हो सकती हैं। इनका वेस्टेज जो है, जो इनकी वजह से वेस्टेज क्रिएट हो रहा है वो है। इनकी वजह से जो वेस्टेज क्रिएट हो रहा है, वेस्ट जब कहीं पड़ा हुआ होगा तो उसमें से अजीब अजीब सी गैसेस निकलेंगी, जिनमें से कुछ वाली हो सकती है। जैसे मैंने आपको कॉमन गैसेस बताई थी, 9-10 के करीब ज्यादा टिपिकल गैसेस होती हैं। आप सर्च करेंगे तो अक्सर के पीछे जो है ना वो वेस्ट और वेस्ट से जनरेट होने वाली जो चीजें हैं उसमें भी बहुत ज्यादा गैसेस होती हैं। फिर वो वेस्ट जब जलता है तो अगर ये वेस्ट अपना गलत तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं तो उससे भी नुकसान होगा जी। इनके पास जनरेटर भी होगा, इनके पास ऑब्वियसली जनरेटर भी होगा, लाइट जाएगी और अक्सर जाती रहती होगी। तो जब इनका जनरेटर चलता होगा तो वो जनरेटर, बिजली होती तो बिजली से तो होटल को बिजली दे देते, बिजली नहीं है तभी तो जनरेटर की जरूरत पड़ी, तो अब वो जनरेटर कैसे चलेगा? डीजल, ऑयल, गैस। तो आप गैस जलाएंगे, गैस मसला नहीं है, गैस का जलाना मसला है। ऑयल मसला नहीं है, ऑयल का बर्न होना मसला है। और सर ये रेनोवेशन करते हैं तो ये ग्रीनरी है, ये इसको मजीद कंज्यूम कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन में नहीं। हाँ, अब अगेन अगर ये कमरे बनाते बनाते इस ग्रीनरी को खत्म कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो खत्म हो सकती थी वो नहीं हुई। तो अगेन इसमें फिर एक नेट का कॉन्सेप्ट भी होता है, आपने दी कितनी, आपने ली कितनी एनवायरनमेंट से। तो ये थोड़ा सा आगे की बात है, इंशाल्लाह तकरीबन 3-4 लेक्चर बाद हम ये नेट वाली बात भी करेंगे। और
मोबाइल फोन चलते हैं उनकी बिजली कि अगर ऐसे बात है तो ठीक है, वो जो मोबाइल फोन यूज कर रहे होंगे उनकी बिजली, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि यहाँ खड़े होकर लोग जो सूटे लगा रहे होंगे उसमें से भी कुछ ना कुछ वो निकल रहा होगा। देखिए ना, ये मुख्तलिफ बैल्कनी बैठी हुई है ये, और इसके अंदर जो है ना, इस वाले कमरे के किराए और इस वाले कमरे के किराए में कम से कम 15,000 का फर्क होता है, क्योंकि उधर से वैली नजर आती है, इधर से गार्डन नजर आता है। होटल तो इस हद तक खेलते हैं, इनके कुछ कमरे दूसरी तरफ भी होते हैं जहाँ गाड़ियों की पार्किंग है, उसके पैसे और कम होते हैं। यहाँ कॉर्नर वाला वो चक्कर नहीं होता। सर अगर इनके एम्प्लॉइज स्मोकिंग कर रहे हो तो उसको बंद अब अगेन ये जो एम्प्लॉइज की स्मोकिंग है, इसका क्या किया जाए? इसको मोर ऑफ हम सोशल इशू की तरफ जाएंगे, हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे, हम अपने प्रेमिसेस में स्मोकिंग बंद करवा देंगे। हम लोगों से कहेंगे कि होटल के अंदर स्मोकिंग मना है। तो दुनिया में अब लोग ओपनली सिगरेट भी नहीं पी सकते। बहुत सारे मुल्कों में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है ना, आप कहीं से गुजर रहे होंगे तो कुछ बेचारे 3-4 लोग ना एक इतने से वो बॉक्स के साथ इकट्ठे हुए होंगे, तो आप सोचेंगे इनको क्या परेशानी है, यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? तो लोग बताएंगे ये सिगरेट पीते हैं, इनसे बाज नहीं रहा जाता। तो उनके लिए स्मोकिंग के छोटे छोटे से वो पोर्शन बनाए हुए हैं। तो मतलब आप कराची बीच पे जाएं, वहाँ लोग स्मोकिंग भी कर रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं। आप दुबई बीच पे जाएं तो वहाँ उन्होंने जोन बनाए हुए हैं और वहाँ कुछ स्मोकिंग करके दिखाए, इतना फाइन लगाएंगे कि हालत टाइट हो जाए। आप जो मर्जी कहते रहे कि जी मैं तो बहुत ज्यादा ई सिगरेट्स पे आना चाहिए, सस्टेनेबल वेप, मोर सस्टेनेबल। अब वेप के अंदर जो गैस है, पता नहीं वो ग्रीन हाउस गैस निकली तो बस फिर हो गया काम जी। स्कोप 1 हमें काफी हद तक समझ आया है। स्कोप 2 जो सेंट्रलाइज हीट सिस्टम अगर जनरेट कर रहे हैं तो स्कोप 1, परचेज कर रहे हैं तो स्कोप 2। बिजली परचेज कर रहे हैं, बिजली ने बहुत ज्यादा चाहिए। खाना पकाने के लिए जो गैस खरीद रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा? वेंडर किस तरह बना रहे हैं ये देखिए। अब वो स्कोप 3 में क्यों नहीं लेके जाना चाह रहे आप? सर परचेज तो बंद नहीं आएगा। परचेज में आपने एनर्जी ध्यान में रखनी है। वो बंद नहीं आएगा कि होटल की एक्टिविटी है। हाँ, अगेन होटल ने उससे वो क्या किया, यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन अपने पास ऑन साइट शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से मतलब आप उस कंस्ट्रक्शन के बीच में कुछ सीमेंट जला रहे हैं, उसको साथ मिक्स कर रहे हैं और उससे जो धुआं उठ रहा है वो तो आपके खाते हैं। लेकिन आप किसी और कंस्ट्रक्टर को कहते हैं तुम आके काम करोगे, वो बस स्कोप 3 में चला गया। सर अगर ये सोलर पैनल मंगवाते हैं तो जिस कम्यूट पे आ रहा है वो भी स्कोप के अंदर जी, अब अगेन अगर ये सोलर पैनल मंगवाते हैं, अब अगेन सोलर पैनल से मसला काफी हद तक तो ईजी हो जाता है, लेकिन कम से कम उसके मंगवाने तक का जो है उतना तो इनको खाता करना पड़ेगा। वो वैसे नेट हो जाएगा। असल में अभी हम नेट तक नहीं ना पहुंचे, वो अभी नेट वाली बातें आगे आनी है कि आपने जी। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने वही वाली बात कि आप परचेज कर रहे हैं किसी से और वो कुछ सोलर और कुछ ऑयल पे कर रहा है तो हम स्कोप 2 में करते हैं। आपने अब अगर सामान मंगवाया है और सामान आपने अपने पास यूज करना, तो सामान मंगवाने के लिए तो बेसिकली आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम काम करना पड़ा, स्कोप 3 में चला गया। स्कोप 1 इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड ऑन साइट, स्कोप 2 इज ऑफ साइट एनर्जी की परचेज जो कि हमने की जो बनी थी ऑफ साइट, और स्कोप 3 ऑल अदर देन स्कोप 1 एंड 2 जितनी भी और एक्टिविटीज हैं, आपकी बाइंग, आपकी सेलिंग, आपकी इनपोर्ट्स, आपकी आउटपोर्ट्स, उससे कनेक्टेड सारी एक्टिविटीज में जो दूसरे इदारों का किरदार है वो। आपके एचआर डिपार्टमेंट ने अंदर ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के लिए उनको बिजली चाहिए थी और बिजली हमने अभी जनरेट की जला के, स्कोप 1। बिजली हमने परचेज की थी उसी ट्रेनिंग के लिए, स्कोप 2। और किसी ने आके ट्रेनिंग दी थी, स्कोप 3। मिस्टर कंप्यूटर से पूछते हैं। मिस्टर कंप्यूटर ने एक रफ सी तस्वीर दिखाई हमें कि नेचुरल गैस एलपीजी बॉयलर्स वगैरह के लिए, इनके डीजल जनरेटर वगैरह, इनके जो होटल ओन व्हीकल्स वगैरह का जो लगा, इनडायरेक्ट उन्होंने कहा परचेज इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिक्ट कूलिंग वगैरह अगर एप्लीकेबल हो कहीं ना कहीं से उन्होंने वो किया। तो ये तो तस्वीर है, मजा नहीं आया, अंग्रेजी पढ़ते हैं। डीजल और गैस यूज इन बैकअप जनरेटर, स्कोप 1। नेचुरल गैस एलपीजी यूज इन बॉयलर फॉर हॉट वाटर। फ्यूल यूज इन होटल ओन व्हीकल्स। गैस यूज इन ऑन साइट किचन्स एंड इक्विपमेंट। फ्यूल यूज इन हाउस लॉन्ड्री ऑपरेशंस। रेफ्रिजरेंट लीकेज फ्रॉम एयर कंडीशनर और चिलर। एमिशन फ्रॉम होटल ओन मेंटेनेंस इक्विपमेंट। फ्यूल यूज्ड इन ऑन साइट हीटिंग सिस्टम। एमिशन फ्रॉम फायर सप्रेशन सिस्टम, अगर गैस बेस है और उसकी वजह से वही गर्मी वगैरह का आपने सिचुएशन किया हुआ है। अब अगेन मतलब वही वाली बात है कि आप उसको एनर्जी की फॉर्म में ले रहे हैं या आप एक मटेरियल के तौर पे ले रहे हैं। तेल पड़ा हुआ कुछ नहीं कह रहा, और मैंने तेल जलाया, स्कोप 1 जनरेट हो गया। लेकिन मैंने किसी से जब बिजली पकड़ी है तो बिजली किसी तरीके से बनी है, तो वो तेल जला चुके थे और मैंने उससे जनरेट हुई बिजली पकड़ी है, तो तेल कुछ नहीं कह रहा। तेल को जलाना वो वहां पे मिशन है। सुई गैस कुछ नहीं कह रही, लेकिन सुई गैस को जलाना, तो बेसिकली इसलिए हम सुई गैस को एनर्जी परचेज के अंदर नहीं लेके आ रहे, हम उसको जलाने की तरफ लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर सुई गैस भी एक खास तरीके से पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हो कि वो कहेंगे कि हमारे फलाना तरह का एक खास वो निकलता है, केमिकल निकलता है, उस केमिकल को उस केमिकल के साथ मिला के कुछ आग जलाते हैं तो उससे इतनी गैस क्रिएट हो जाती है, तो फिर मैं उसको काउंट कर लेता। जैसे हमारे बायोगैसेस वगैरह बहुत ज्यादा होती है, या एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें जो है वो हम कहते हैं कि ये गैस का एक सोर्स है। स्कोप 2 परचेज एनर्जी फॉर गेस्ट रूम लाइटिंग। इलेक्ट्रिसिटी जो एयर कंडीशन वगैरह के लिए चाहिए, जो एलिवेटर के लिए चाहिए, जो किचन और कोल्ड स्टोरेज में आपको पावर वगैरह यूज होने के लिए चाहिए, तो तकरीबन अगर आप गौर से देखें तो थ्रू आउट ही बिजली ही, क्योंकि हमें समझ ही बिजली ज्यादा आती है। स्कोप 3 ये समझ मजेदार होगा। गेस्ट के ट्रैवल टू एंड फ्रॉम द होटल, एयर रोड और रेल, सारे के सारे। एम्प्लॉय की कम्यूटिंग,
परचेज फूड एंड बेवरेजेस, लॉन्ड्री की सर्विसेज अगर आपने थर्ड पार्टी को दी है, वाटर डिस्पोजल और वाटर वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट वगैरह अगर आपका बाहर किसी के साथ चल रहा है, बिजनेस ट्रैवल ऑफ होटल स्टाफ एंड मैनेजमेंट, परचेज गुड्स जिसमें आपने मुख्तलिफ फर्नीचर, टॉयलेटरीज और ये सारी चीजें वो की हैं, कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन। आगे जब हम होटलिंग इंडस्ट्री पे ओवरऑल आगे जाके बात करेंगे तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि IHG ग्रुप की है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स वगैरह की चीज है, जिनका बोको होटल भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल भी है। उन्होंने बताया कि वो कौन से 10 तरीके से एनवायरमेंट को सेव कर रहे हैं और वो किस तरह से उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में क्रिएट कर रहे हैं। तो वो चीजें हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी। कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन वगैरह जो हो रही है उसमें जो लोग आके काम कर रहे हैं, फिर अगर आपकी फ्रेंचाइज या इस तरह के मैनेज होटल है जो आपकी नहीं है लेकिन आपने आगे कुछ लोगों को उसकी चेंज वगैरह दी हुई है, तो उधर किस तरह से हो रहा है। वक्त कम और मुकाबला सख्त। दूसरी इंडस्ट्री कॉलेज। क्या है कॉलेज की स्कोप 1 एमिशंस? जनरेटर। हमारे लिए जनरेटर सबसे ज्यादा जालिम है कि उधर तो हमें डीजल जलाना ही जलाना है। चाय वगैरह जो बन रही है हमारे स्टाफ के लिए, हमारे लोगों के लिए, उसमें जो हम गैस जला रहे हैं, ये जो हमारे एयर कंडीशनर्स वगैरह से जो है वो हल्की हल्की सी गैस खारिज हो रही है। जो टीचर गैस छोड़ने वाले टीचर्स भी काफी। जी टीचर्स का क्या, एक मिनट वो टीचर्स की बात सुन के फिर आपकी तरफ आते हैं। जी टीचर्स का क्या है? ठीक है वो जो चलें आप कुछ कह रहे थे। अब अगेन बात ये है कि ये जो LPG गैस है उसको जलाने से क्या होगा, वो तो कुछ और खतरनाक चीजें भी जनरेट कर देता है। वो बीच में बल्कि नीला शोला भी आना शुरू हो जाता है उसमें। तो असल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक नाइट्रस भी है। तो सुई गैस स्टिल काफी सेफ है LPG की निस्बत। मजीद केमिकली इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे कि कौन सी वाली गैस को जलाने से कौन कौन सी गैसेस का मल्टीप्लायर जा रहा है। जी अगेन LPG भी एक वो जो लिक्विड प्रेशर गैस होती है, वो एक जमाने में हम गाड़ियों के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते थे। ठीक है, तो उसके अलावा फिर जो आपके ये कंटेनर होते हैं उसके अंदर भी 2-3 तरह की होती है। कुछ कंप्रेस LPG गैस यूज कर रहे होते हैं और कोई सुई गैस का भी कंप्रेस फॉर्म, ये जो CNG थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वो एक अलग चक्कर था। तो अगेन छोटा सा केमिकल इसमें वो चेंज हो जाता है। तो उसको एक दफा सर्च करना होगा कि एक्जैक्टली कौन सी वाली गैस को जलने से कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कुछ और गैसेस भी हमें विलन ज्यादा वो नजर आते हैं क्योंकि मेन कंट्रीब्यूटर वो है और जिसको कंट्रोल करना निस्बतन आसान है, समझ आता है। जाहिर है कुछ ना कुछ एमिशंस होंगी और उसमें तादाद होगी, किसी में उन गैसेस की तादाद ज्यादा होगी जो खतरनाक है, किसी में उन गैसेस की तादाद थोड़ी सी कम होगी जो खतरनाक है। तो ये देखना होगा। तो हो सकता है दुनिया कुछ इस तरह की जलने जलाने वाली तरफ भी आ जाए जो जिससे वो कहेंगे हाँ भाई इससे एनवायरमेंट कम डैमेज होती है। बायोगैस का फिर इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। बहुत ही पुराने जमाने में चले जाएं, गोबर के वो बना के और दीवारों पर लगाए जाते थे। हैरत अंगेज तौर पे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है अभी भी असर जाता है ऐसे ही। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हैरत अंगेज तौर पे वो एनवायरमेंट मोर फ्रेंडली है। तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। फिर उसके अंदर भी उसको तरीके से ना जलाया जाए तो काम खराब होगा। वो फसलें जो हमें वैसे तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन जब फसलों को जलाते हैं तो ये हमारा ये जो स्मॉग वगैरह वाली सारी सिचुएशन होती है उन फसलों के जलने की वजह से होती है। तो अगेन जरूरी नहीं कि चीज अच्छी है या बुरी, डिपेंड करता है आपने उसके साथ किया क्या है। वापस आते हैं SBI कॉलेज। अगर अपने ट्रिप्स लेके जाएगा तो उसमें जो फ्यूल हमारा लगेगा, टीचर और स्टाफ जिस उसमें आ रहा है, इसमें हम फिर जो इस तरह से जो लोग होते हैं ना उनको हम फिर थोड़ा सा सेकेंडरी कर देते हैं, हम उसको स्कोप 3 में ले जाते हैं। हाँ अगर कॉलेज ने अपनी बाइक या अपनी गाड़ी दी हुई है कि वो पिक करके लोगों को लेके आएगी तो फिर ये कॉलेज की डायरेक्ट एडमिशन बन जाएगी। सर जो मतलब अगर कोई गेट टुगेदर होता है बॉनफायर करें वो भी इसमें आएगा। अगर वो गेट टुगेदर कर रहे हैं और तो जनाब आग जलाई हुई है और जनाब आग सेक रही हैं और जो है ना वो आके इर्द-गिर्द जो है वो बैठे हुए हैं और वो सीख कबाब खा रहे हैं तो वो भी गलत किया। जी शायद इसीलिए जो है ना बारबेक्यू नहीं किया। हम भी तो समझ रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। सही बात है। बचत में सस्टेनेबिलिटी में हमेशा बचत तो है। असल में बचत इंसान करता है लेकिन उसका बहाना नहीं होता। अब बहाना है। और बताएं। क्या में एक सेशन होता है जहां पे असली प्रेजेंटेटर चाहते हैं, ठीक है, वो मिसाल के तौर पे जो भी फ्यूल कंज्यूम होगा। हाँ, अब अगर हम ऑफिशियली यहाँ से एक बंदा आके भेजेंगे और हम ऑफिशियली कन्वेंस पे भेजेंगे और हम अपने तरीके से भेजेंगे और हम खुद पेट्रोल जलाएंगे तो वो हमारा स्कोप 1। स्कोप 2 बताएं। मेनली जो हम बिजली परचेज कर रहे हैं। सही जो हम पेपर यूज करते हैं इसको अपन है। अब अगेन ये जो पेपर यूज कर रहे हैं इसमें क्या होता है, स्कोप 3 बन जाता है क्योंकि पेपर जिनसे ले रहे हैं उन्होंने पेपर बनाने के लिए जो हरकतें की हैं वो हरकतें करने से अब अगेन एक है डिफॉरेस्टेशन। कागज के लिए दरख्त कटा, दरख्त कटने से बैलेंस आउट हुआ। तो अगर मैंने कागज यूज किया तो कहीं ना कहीं उस आउट हुए बैलेंस। तो अगेन स्कोप 3 के अंदर ना फिर मल्टीप्लायर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें ना जरा डिबेट ज्यादा होती है, ये सब्जेक्टिव थोड़ा ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। अगेन वो अगर खुद जा रहे हैं तो स्कोप 3 से आएगा। मैंने इसलिए कहा कि अगर हम अपनी गाड़ी में उन्हें ले जाएंगे कि आपको हम ही लेके जाएंगे, हम लेके आएंगे तो फिर वो हमारा स्कोप 1 बन जाएगा। वो तब होगा जब वही वाली बात है ना, वो अगर खुद उठ के जाएंगे स्कोप 3 और हम उन्हें कहेंगे नहीं जी सर आप क्या बात करते हैं, आपको हम लेके जाएंगे। कॉलेज की अपनी गाड़ी में उन्हें बिठाया, वो उनको लेके गई और छोड़ के वापस आई तो कॉलेज ने जो पेट्रोल जलाया स्कोप 1। जी अब अगेन ये स्कोप 2 की तरफ जाते जाता लग रहा है। परचेज एनर्जी खैर स्कोप 2 नहीं है। अगर हम उसे रीइंबर्स करके दे रहे हैं तो असल में फिर हमारा ही खाता हुआ। हाँ तो वो फिर हम हमारा ही हो गया ना, यानी कि फिर हम डायरेक्टली वो कसूरवार बन गए। जी अब इसका मतलब ये है कि
काफ़ी ज़्यादा इसमें पंगे आएंगे। जब आप इसको प्रैक्टिकली करने बैठेंगे तो बड़ी सारी डिबेट्स होंगी। इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनको हर इंडस्ट्री का अलग स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। तो तकरीबन कोई 12-13 इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में भी है, जिसको हम इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री देखेंगे। लेकिन हम अभी ना एक छोटी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री आपके सामने हो तो कितना मजा आएगी। उस वक्त भी मैं इंडस्ट्री आपके सामने रखूँ, आप सारी डिबेट करो, मैं कहूँ लो जी स्टैंडर्ड खत्म हो गया, और आप कह रहे हो यार एक ही हो गया। स्टैंडर्ड को ना याद करना पड़ेगा ना कुछ और, आप उस लॉजिक के पीछे चलें। ज्यादा से ज्यादा कुछ मैट्रिसेस को याद करना पड़ेगा, कुछ खास मेजरमेंट के क्राइटेरिया पे हमें डिबेट करनी पड़ जाएगी। स्कोप 3 बताएं आप लोग जो आए हैं, स्कोप 3 टीचर जो आए हैं, स्कोप 3 किताबें यूज कर रहे हैं, स्कोप 3 कैंटीन के लिए सामान मंगवा रहे हैं, स्कोप 3 रूम बनाया, कंस्ट्रक्शन की, कुर्सियां लेके आए, कूलर आया जो चोरी हो गया, मिस्टर कंप्यूटर रात बैठ के सिगरेट पी रहा है। ये सिगरेट की तरफ नहीं आ रहे हैं, असल में ये चाय नहीं रहे कैसी गंदी बात करें, वो तो अज्यूम करेंगे कैसी को गंदी बात हुई नहीं थी दुनिया में। स्कोप 1 डीजल यूज इन बैकअप जनरेटर, कैंटीन और किचन में गैस यूज हुई, कॉलेज ओन्ड व्हीकल में फ्यूल इस्तेमाल हुआ, रेफ्रिजरेंट। एक बात समझ आ गई, 3-4 बातें तो हम हमेशा फिट कर ही सकते हैं। तो कुछ टूट गई, यानी कि लॉजिक चल रही है लेकिन आपने अपना रट्टा पक्का कर लिया कि बस ये कोई भी इंडस्ट्री में मैंने 4 बातें तो चेप देनी है। फ्यूल यूज फॉर ऑन कैंपस कूलिंग सिस्टम, अगर कोई इस तरह का है। फ्यूल यूज फॉर मेंटेनेंस इक्विपमेंट, कि कॉलेज के अंदर अगर कोई मेंटेनेंस इक्विपमेंट है और वो मूव हो रहा है और उसकी वजह से, जैसे हम लोग के पास एक बाइक है और कॉलेज के लिए, कॉलेज में किसी भी टीचर ने, किसी भी बंदे ने कोई चीज मंगवानी होती है, वो बाइक बाहर जाती है और उससे चीजें आती है, तो बाइक में जो पेट्रोल डलता है वो भी स्कोप 1 में आ रहा है। स्कोप 2 परचेज इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लासरूम, इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर फैन, लाइट्स, एसी, पावर यूज इन कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोजेक्शन। तकरीबन पावर, एनर्जी और वो कर करके तस्वीरें दिखा दिखा के जीपीटी भाई ने बड़ी पूरी कोशिश की हमारा साथ देने की। स्कोप 3 स्टूडेंट कम्यूटिंग टू एंड फ्रॉम कॉलेज, फैकल्टी एंड स्टाफ कम्यूटिंग, गेस्ट लेक्चर्स ट्रैवल, अगर कोई गेस्ट लेक्चरर बुलाया कि जी आप आए, आप भी खराब करें। परचेज बुक, स्टेशनरी, स्टडी मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन ऑफ कॉलेज बिल्डिंग, हमारा वाटर डिस्पोजल और वेस्ट वाटर वगैरह का ट्रीटमेंट, कैटरिंग और कैंटीन और उससे रिलेटेड हमारी चीजें। फिर अगर ऑनलाइन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो जिनसे ले रहे हैं उनका जो भी मामला है वो भी तो एनर्जी को यूज कर रहे हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग पे एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी के पीछे कौन कौन से मामले हैं, ये सब तो हमें दुनिया में नजर आता है। लेकिन ये नजर नहीं आता कि हमारा जो चैट जीपीटी है उसको सोचने के लिए पानी चाहिए। अजीब सी बात है, एआई जितना ज्यादा यूज होता है दुनिया में इस टाइम पे, मिलियंस ऑफ गैलन के हिसाब से पानी जाया हो रहा है एआई की वजह से। अभी अब आपने सर्च करना है कि एआई का पानी से ताल्लुक क्या है। इवन ये जो आपका बिटकॉइन है, ये जिस टेक्नोलॉजी पे चल रहा है ब्लॉकचेन, उसमें एक नया ब्लॉकचेन, एक नया ब्लॉक क्रिएट होने के लिए कितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। तो आज हम अजीब सी बातें कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात है मेरे पास 2 इंडस्ट्रीज और हैं और टाइम ऊपर होता जा रहा है। तो बताएं माहौल, असल में एक इंडस्ट्री आपकी पसंदीदा ऑडिट फर्म्स, फिर चूंकि सारी सर्विस सेक्टर हो चुका होगा तो फिर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग से लेके आऊंगा मिजान बेवरेजेस, जो ये बना रहा है नेक्स्ट कोला, उस तरह से भी देखेंगे। लेकिन अगेन अगर हमने बाकी लहक अच्छी तरह से मजे से बात करनी है तो फिर हमें टाइम चाहिए। तो आज फिर इसका मतलब है कि आपने फूड फॉर थॉट ये है कि एआई का पानी से क्या ताल्लुक है, पानी क्यों चाहिए एआई को अपने कॉम्बिनेशंस और अपनी सारी कैलकुलेशन के लिए। एक ये सवाल कि एआई, हाँ एआई से पूछ लें तो यार तुम क्या कर रहे हो, पानी खाई जा रहे हो। पहले वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, तुम इंसान गंदे लोग हो, मैं अच्छा आदमी हूँ। तो एआई का पानी से क्या ताल्लुक है और मतलब एआई पानी को तबाह कैसे कर रहा है, बड़ी क्यूट सी रीजन है उसके पीछे। और दूसरा आपने क्या सर्च करना है कि जब एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है ब्लॉकचेन में, तो वो नहीं तो वो तो मैं भी बता सकता हूँ ना, मकसद वो जो नहीं पीछे तस्वीर थी, देखे ना ये तस्वीर याद करें, प्रोवोकिंग द थिंकिंग। तो इस वक्त इस क्लास में हमने प्रोवोकिंग द थिंकिंग टेक्निक भी सीखनी है ना, कि सोचना है, अपने तौर पे सोचना है, फिर जीपीटी से पूछना है, फिर देखना है और फिर अगले दिन उस पर डिबेट करनी है। तो वो 2 इंडस्ट्रियां जाया करने का फायदा नहीं है। ऑडिट फर्म्स तो आप लोगों का वो, क्योंकि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज है ना, जो ऑफिशियल इंडस्ट्रीज जो हमने पढ़नी है, उनमें से एक हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह, ये जो आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये ऑफिशियल इंडस्ट्री जो हमने पढ़नी है, यानी हमारे पास स्टैंडर्ड उसका हमने पढ़ना होगा। तो अभी स्टैंडर्ड नहीं, हम इसकी इमिशन समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आप घर जाके हैंडआउट्स को पढ़ के नहीं आएंगे, खैर मतलब मैं ना भी कहूँ तो आपने कौन से पढ़ लेने। तो हम फिर जो है ना इस पे कल यहीं से कहानी शुरू करेंगे। 2 आपके पास फूड फॉर थॉट्स हैं और ये भाई कुछ कहना चाह रहे थे जी। अब अंग्रेज सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है और बिटकॉइन को भी प्रमोट कर रहा है, ऐसा क्यों है? अगेन मैंने ये तो बता दिया कि वो एनर्जी कितनी ले रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसको कवर करने के लिए वो कितना वो काम कर रहा है। वही अंग्रेज प्रोडक्शन तो कर रहा है, लेकिन वही अंग्रेज फिर ग्रीन भी क्रिएट कर रहा है, वही गेम क्रेडिट पॉइंट्स की। अल्टीमेटली अंग्रेज ने अपना सोल्यूशन निकाल लिया है, उसने लेवल कर देना है और हमें पकड़ के रख देना है। इतना ग्रीन मुल्क है और हम खामखा जलील हो रहे होंगे अंग्रेजों के हाथों। ग्रीनरी लगाएं, घर में पौधे लगाएं, गमले ले आएं। पता नहीं आपने कभी गुजरते हुए ना पीछे वाली जगह से आप गुजर के देखिएगा, हमने बिल्डिंग में दरख्त तक महफूज किया हुआ है, टाइलें उसकी इर्द गिर्द लगाई हुई है, उस दरख्त को मरने नहीं दिया। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी एहतियात है। वो एक दरख्त पता नहीं कितना ऑक्सीजन दे रहा होगा, कब से दे रहा होगा लोगों को, एम ही मार दें उसे। बस छोटी छोटी सी एहतियात है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद।